भारत के मुसलमान जो भारत में रहना चाहते हैं उनको तो पाकिस्तान भेजते रहते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग कहते हैं हमें अलग कर दो, उनको कहते हैं नहीं तुम्हें रहना पड़ेगा हमारे साथ। 47 में ये जो कटा पिटा जो हिंदुस्तान है ना, पूरे सब कॉन्टिनेंट को, उसकी आत्मा को काट के टुकड़े बनाए हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये राष्ट्र नहीं है, ना पाकिस्तान कोई राष्ट्र है ना हिंदुस्तान कोई राष्ट्र है। ये दोनों मल्टीनेशनल यूनियंस हैं और इनको एक राष्ट्रीय आधार देने की जो जी तोड़ कोशिश हो रही है, भरसक कोशिश हो रही है, वो पूरी तरह से यहाँ जो ये नेशनलिटीज हैं, ना कोई पाकिस्तानी नेशनलिटी है ना कोई इंडियन नेशनलिटी है, ये पूरी तरह से मैन्युफैक्चर्ड है, काउंटरफीट है और बोगस है। ये हिस्टोरिकली बोगस है, पॉलिटिकली बोगस। इसका हिंदू का जो कॉन्सेप्ट है ये एक मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेप्ट है और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका ना कोई सिर है ना पैर है। इसकी कोई भी परिभाषा नहीं दी जा सकती। जो आम साधारण जनता है वो हिंदू राष्ट्र के इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार नहीं है। मुट्ठी भर लोग हैं जो इसको थोप रहे हैं। जब आप किसी को एंटी नेशनल कहते हैं इसलिए कि वो इंडियन नेशनलिज्म को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो दरअसल आप झूठ बोल रहे होते हैं। वो तो अपने आप में जो जेन्युइन नेशनलिटी है उनका समर्थन कर रहा है। आप उसको सेपरेटिस्ट कह रहे हैं, आप उसको अलगाववादी कह रहे हैं। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, ये नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ ये अपने आप में पूरी तरह से एक झूठा कॉन्सेप्ट है, फॉल्स कॉन्सेप्ट है कि पर्चा लीक होने का जो संबंध है और इससे जो अफेक्टेड सेक्शंस हैं वो तो बहुत छोटे से हैं, बहुत कम है। शिक्षा की पूरी व्यवस्था में और बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं जिनको एड्रेस ही नहीं किया जा रहा। सीजेपी उन पे बात ही नहीं कर रही। जैसे शिक्षा का जो बड़ी तेजी से निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसमें कॉर्पोरेट्स के हाथ में सब कुछ दिया जा रहा है और इतनी कॉस्टली एजुकेशन को करने जा रहे हैं कि जिसमें आम आदमी के सामने तो ये सवाल होगा कि वो रोटी खाए या बच्चे पढ़ाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, एंगेज कीजिए। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लेकिन लाइक ज़रूर करिए और अपनी राय भी बताइए कमेंट करके, तो हमें पता चलेगा आप किस तरह की बातचीत पसंद करते हैं और क्या ज़रूरत है हमारी। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है किंतु परंतु पर। एक बार शुक्रिया शिवा जी। बातचीत इस पर करना चाहती हूँ कि जो भारत में अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, तो कहा यह जाता है, सावरकर से ये आती है बात कि ये जो देश की धरती है ये ना उनकी पितृभूमि है ना पुण्य भूमि है। अब पितृभूमि क्यों नहीं है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि दादा परदादा से लेकर सब तो यहीं के रहे। तो और पुण्य भूमि का आशय जो भी है, शायद वो ये सोचते हैं कि धर्म यहाँ पर हमारा केंद्रित नहीं है, हमारी माइनॉरिटीज़ का, तो इसलिए ये उनकी पुण्य भूमि भी नहीं है। ऐसे में भारत के जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, क्या हम अब ये मान लें कि इन सभी अक़लियतों को एक किराएदार की तरह यहाँ रहना है? और अगर जो उनका आग्रह है, बहुसंख्यक लोगों का आग्रह है कि ये राष्ट्र सिर्फ उनका है, तो आपके नज़र में ये राष्ट्र सबका कैसे हो सकता है? कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं? मुझे ये लगता है कि ये आर्गुमेंट कि बाकी सारे धर्मों के पास अपना अपना राष्ट्र है और कई कई राष्ट्र हैं, तो हिंदुओं के पास भी उनका एक राष्ट्र होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र का जो जवाज़ है, जो जस्टिफिकेशन है, वो यहाँ से आता है। तो बताइए कि इसमें क्या बुराई है कि सारी माइनॉरिटीज़ अपने आप को ये मान के चलें कि ये देश हिंदुओं का है, हमें रहने दिया जा रहा है, और फिर वो ये मांगे कि हमें ज़िंदा रहने दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी का कोई सवाल ही नहीं है। कोई ऐसी मेजॉरिटी नहीं है जो ये बात जो आप कह रही हैं वो ये चाहती है कि माइनॉरिटीज़ यहाँ ना रहें या रहें तो इस तरह से रहें। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। मुस्लिम क्वेश्चन आ गया है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये तो एक मुट्ठी भर लोग हैं जो जिनको हम बहुत अच्छी तरह से हम उनको जानते हैं, वो फासिस्ट हैं। उनका रंग यहाँ भगवा है, अफ़गानिस्तान में उनका रंग हरा है, यूरोप में उनका रंग सफ़ेद है। तो ये फासिस्ट हैं दुनिया भर में जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। इसमें जो मेजॉरिटी है, मैं अभी भी आपको बताऊं कि वो उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन इन सब बातों पे आने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो इसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यहाँ रखा है। आपने राष्ट्रीयता की बात की है। इसमें धर्म से राष्ट्रीयता का कोई संबंध नहीं, लेकिन ये विषय अपने आप में कुल मिला के बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये उन चंद विषयों में से एक है जिनको हम कह सकते हैं कि पिछली सेंचुरी ने
पिछली शताब्दी ने उनको अनफिनिश्ड छोड़ दिया है, पूरा नहीं किया। और इस सेंस में हम कह सकते हैं कि पिछली जो सेंचुरी है, जो बाईगॉन सेंचुरी है, वो अपने आप में अनफिनिश्ड रही है, और उसको ये सेंचुरी पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अभी भविष्य के गर्भ में। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है ये, और मैं कहना चाहूँगा इसमें कि ये जो राष्ट्रीयता का सवाल है, जिसको सावरकर ने धर्म के साथ जोड़ा, कल्चरल नेशनलिज्म की बात की, ये पूरी तरह से हिस्टोरिकली पॉलिटिकली बोगस है। रिलीजन का डायरेक्टली नेशनलिटी के साथ कोई संबंध नहीं। और अभी मैं किसी पर्टिकुलर नेशनलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिद्धांत रूप में बात कर रहा हूँ कि रिलीजन का नेशनलिटी से संबंध नहीं है। कोई भी नेशनलिटी जो है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो जोग्राफिकल लोकेशन है, वो इकोनॉमिक लाइफ है, एक कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री है किसी भी कम्युनिटी की, जिसको हम कह सकते हैं, और इन तीनों से भी ऊपर एक कॉमन लैंग्वेज है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, मैं कहूँगा ये पूरी तरह से इसके डिस्कोर्स में पूरी तरह से वो गायब है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो ये मानते हैं कभी एक ऐसा राष्ट्र था जहाँ जो भी लोकल कम्युनिटीज़ थी वो सब हिंदू थी और वो सब साथ मिल के रहते थे, और बाहर से कुछ लोग आए जो वहाँ पर आके मिक्स हो गए, जो एक मिलावट की तरह हैं, या उस प्योरिटी को जिन्होंने भंग कर दिया, जो जनसंख्या की प्योरिटी थी वो भंग कर दिया। तो क्या कभी कोई ऐसा काल था जिसमें सब हिंदू भारत में रहते थे और वो सब एक ही धर्म के मानने वाले थे, एक भाषा में बात करते थे, या भाषा को छोड़ भी दिया जाए, जो जहाँ रहता था वो सारे हिंदू और हिंदू मान्यताओं के हिसाब से रहते थे? पहले पारसी आए, फिर मुसलमान आए, फिर ईसाई आए, और फिर इन सब लोगों ने मिलावट पैदा कर दी हिंदू समाज में। देखिए, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अगर हम बात कर सकते हैं प्री वैदिक एरा में, तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर सकते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात कर सकते हैं। ये जो वक्त है, इसमें आप देखेंगे कि एक तो पूरी टेरिटरी के ऊपर, जो साउथ एशिया की पूरी टेरिटरी है, उस टेरिटरी के ऊपर ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये कहाँ फैली हुई है? ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एक हिस्से में इंडस वैली सिविलाइजेशन है। बाकी का जो हिस्सा है उसमें तो कोई सिविलाइजेशन है नहीं। और ये जो हमलावर यहाँ आए, ये सबसे पहले हमलावर तो हम खुद थे। हम आर्यंस जो हैं यहाँ सबसे पहले हमलावर थे। ये हिस्ट्री को पूरी तरह से उसको फॉल्सिफाई करते हैं जब ये कहते हैं कि आर्यंस जो हैं वो भारत से नहीं आए, वो आर्यंस जो हैं भारत से नहीं आए, आर्यंस यहाँ के लोकल लोग थे। और ये जो इनका ये जो फॉल्सिफिकेशन है हिस्ट्री का, ये शुरुआत होती है बाल गंगाधर तिलक से, और तिलक से होते हुए फिर ये दीनदयाल उपाध्याय तक आती है। दीनदयाल उपाध्याय इसके बड़े फिलोसफर हैं, और आप देख सकते हैं कि जितना भी ये राइट विंग डिस्कोर्स है, ये उस हिस्ट्री के, इसका कोई हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ये एक ऐसा डिस्कोर्स है जो एक हिस्टोरिक ट्रुथ की नेगेशन पे खड़ा हुआ है। नेगेशन पे खड़ा हुआ है कि आर्यंस यहाँ आए थे। अब ये एक हिस्टोरिक ट्रुथ है और ये प्रूवन ट्रुथ है, इसकी बहुत सारी हिस्टोरिक एविडेंस है। ये जो नया नैरेटिव इन्होंने बनाया, जिसमें दयानंद भी यही कह रहे थे, बाल गंगाधर तिलक भी यही कह रहे थे, औरोबिंदो घोष कह रहे थे, और बंकिम चंद्र चटर्जी का मैं नाम लूँगा इसमें, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो इसके आसपास जो है घूम रहे थे। ये एक जो डिस्कोर्स बनाया कि आर्यंस बाहर से नहीं आए, ये इसलिए था डिस्कोर्स ताकि ये दिखाया जा सके कि यहाँ बाहर से तो सिर्फ मुस्लिम आक्रमणकारी आए हैं। वो ये दिखाना चाहते थे, जबकि हिस्टोरिकली ये सबसे बड़ा झूठ है। बाहर से तो अगर सबसे पहले हमले यहाँ किसी ने किए हैं तो हमने किए हैं। और ये जो मैं आपको बताऊं कि जो हिस्टोरिक एविडेंस है वो इसका भी कोई एविडेंस नहीं है कि आर्यंस ने यहाँ आकर के कोई इन्वेजन किया है। इन्वेजन नहीं है, वो उनके जो होर्ड्स हैं वो यहाँ आए हैं, और वो भी वेव्स में आए हैं, सब लोग इकट्ठा नहीं आए। कहीं ना कहीं बिफोर क्राइस्ट इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं तो 2000
और 1500 बीसी में आप कह सकते हैं कि ये इन्वेजन्स, और ये आप देखिए कि 500 साल ये जो इस तरह के इन्वेजन है, इन्वेजन ये कोई आर्म्ड इन्वेजन नहीं है। धीरे 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 वो लोग जानवरों को पालते थे, गडरिये थे, हाँ, तो वो आते गए यहाँ, और आकर के उन्होंने इस लैंड के ऊपर वो बसे और उन्होंने यहाँ इसको पूरा, अब इनको जो है आर्यंस को, जब आप कहते हैं कि आर्यंस बाहर से आए नहीं, आर्यंस तो हमारे इंडिजिनस हो गए, तो अब आप पूरा जो हिस्ट्री का जो कोर्स है उसको उलट देते हैं, बदल देते हैं, और आप कहते हैं कि जी हम तो यहाँ सनातन हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जो लोग वेदों को मानने वाले हैं, आर्य समाज की मैं बात करता हूँ, जो अपने आप को वेदों के ऊपर जो है बेस करता है, वो तो इनका ये जो सनातन वाला डिस्कोर्स है इसको ही नेगेट करता है पूरा। वो क्या कहते हैं? जो पौराणिक लाइनेज है उसको सारे को वो नेगेट करता है। क्या कहते हैं? आप दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए तो वो इसको पूरे को नेगेट करता है। वो कहता है कि ये तो सारा गप्पास्टर है। दयानंद कहता है कि पौराणिक जो सारा साहित्य है सारा गप्पास्टर है। हाँ, तो पौराणिक क्रांतिकारी बात कही। हाँ, ये दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जो है बहुत ही कड़ी आलोचना की है उन लोगों की जो पौराणिक साहित्य को जो है प्रामाणिक मानते हैं। दयानंद कहते हैं कि मैं तो मानता ही नहीं, इसको प्रामाणिक नहीं मानता। तो ये यहाँ जो एक बात हमें समझनी पड़ेगी, दो चीज़ें देखिए बिल्कुल अलग अलग हैं। नेशनैलिटी अलग है, नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट अलग है, और सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अलग है। तो यहाँ ये जो मसला है ये सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है कि यहाँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एक सिविलाइजेशन थी उससे सनातन का कोई संबंध नहीं है, उसका कोई रिलीजन नहीं है। आप किस रिलीजन के साथ मुझे बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन को जोड़ेंगे? उसका कोई रिलीजन नहीं है। ये तो जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं, वेद जब लिखे जा रहे हैं वो तो यहाँ आर्यंस के आने के बाद लिखे जा रहे हैं। आप उसको ईश्वर की वाणी कहें, आप कुछ भी कहें उनको, लेकिन उनका जो वेदों का जो पीरियड है, श्रुति ग्रंथ हैं वो लिखे तो बाद में गए, है ना, पहले वो गुरु शिष्य परंपरा में चले, तो लेकिन उनका जो रचना काल है वेदों का वो निश्चित रूप से उसके बाद है, आर्यंस के आने के बाद है। तो जब वेद लिखे गए उसके बाद तो हिंदू धर्म आ गया ना। देखिए हिंदू धर्म कुछ नहीं है, हिंदू धर्म जैसा कुछ नहीं है। वेदों के अंदर आपको कहीं हिंदू शब्द ही नहीं मिलेगा। तो हिंदू तो ये एक उसका एक नोमेनक्लेचर है, और अगर आप पूछेंगे कि हिंदू कौन है तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो वैदिक धर्म, वेदों को मानने वाला भी हिंदू है और वेदों को उसकी निंदा करने वाला भी हिंदू है, ईश्वर को मानने वाला भी हिंदू है और ईश्वर को ना मानने वाला भी हिंदू। तो एमॉर्फस है बिल्कुल। मतलब इसका हिंदू का जो कॉन्सेप्ट है ये एक मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेप्ट है, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका ना कोई सिर है ना पैर है, इसकी कोई भी परिभाषा नहीं दी जा सकती। वैसे तो बौद्धिस्ट जो लोग हैं वो सनातन को अपना कहते हैं, वो कहते हैं वो बुद्धिस्ट लोगों का है सनातन। तो ये तो हाईजैक कर लिया इन्होंने ये शब्द। तो फिर है क्या, मतलब क्या धर्म था? मतलब हिंदू तो उस समय कहा गया जब पर्शिया की तरफ से लोग आए और उन्होंने सिंधु घाटी का या जो भी वजह से ये नाम दिया। तो अलबरूनी में हमें ये शब्द मिलता है, वो हिंदू का इस्तेमाल कर रहा होता है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फिर कट ऑफ डेट क्या है भारत को बिलोंग करने की? कौन कब से भारत का हुआ, भारतीय हुआ, ये क्या होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है। और सबसे पहली बात तो ये है कि भारत क्या है। भारत जो है ये अपने आप में पूरा एक सब कॉन्टिनेंट है। भारत कोई राष्ट्र नहीं, देश नहीं है। हाँ, राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं आमतौर से जो दक्षिणपंथी हैं, इसलिए मैं जानबूझ के देश शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं उन्हीं का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, राष्ट्र। तो जब ऋग्वेद में मान लीजिए राष्ट्र का वर्णन आता है तो राष्ट्र से वहाँ जो उनका मतलब है, वहाँ देखिए राष्ट्र एक तो संस्कृत में जो इसकी उत्पत्ति है ना राष्ट्र की, वो राज शब्द से है। अच्छा, राज शब्द से इसकी उत्पत्ति है, राज धातु से इसकी उत्पत्ति है। तो वहाँ ये अपने आप में ही पॉलिटिकल स्टेट के साथ जुड़ता है। हाँ, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन वाली। लेकिन इसका जो इस्तेमाल हुआ है वेदों में भी और वेदों के बाद भी, ये अलग अलग अर्थों में हुआ है।
ये राष्ट्र का जो इस्तेमाल हुआ है राष्ट्र शब्द का, वो बड़ा ऐसा इस्तेमाल है जिसको कोई डेफिनेट बाउंड्रीज के लिए नहीं है, किसी डेफिनेट टेरिटरी के लिए नहीं है। तो ये एक जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको पूरे इस भूभाग को, जो साउथ एशिया का पूरा भूभाग है, जिसको वो कहते हैं कि हिमालय से लेकर के और समुद्र तक सारा, जिसमें अफगानिस्तान भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है। तो अगर आप राष्ट्र की उस सेंस में बात कर रहे हैं, जिस सेंस में आरएसएस राष्ट्र की बात करता है, आरएसएस का मुखपत्र जो है उसके ऊपर लेख छापता है और वो कहता है कि हमारे ग्रंथों में तो राष्ट्र का जिक्र है, तो फिर राष्ट्र तो ये सारा है। फिर आप इस बात को मान लो कि ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, ये पूरा का पूरा वो राष्ट्र है। तो आज तो वो है ही नहीं, आज तो वो नॉन एग्जिस्टेंट है, आज तो उसका पार्टीशन हो चुका है। तो आपको पार्टीशन को कर्स करना चाहिए। आपको पार्टीशन को, अगर आप इसको राष्ट्र को मानते हैं, तो आपको पार्टीशन को जो है उसको आपको दुत्कारना चाहिए पार्टीशन को। लेकिन आप तो पार्टीशन को सपोर्ट करते हैं। हाँ, आप तो उल्टा ये कहते हैं कि 47 में जो पार्टीशन हुआ वो कंप्लीट नहीं हो पाया, और अब हम उसको कंप्लीट करेंगे। हैं, क्या करेंगे फिर? अब हम उसको कंप्लीट करेंगे। मतलब क्या करेंगे? कि जो मुस्लिम्स हैं उनको पाकिस्तान भेजेंगे और उधर से हिंदूज को यहाँ लाएंगे। तो अगर आप जो है आप इसको राष्ट्र मानते हैं, राष्ट्र का वो कॉन्सेप्ट, मॉडर्न नेशन स्टेट की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी हम बात बाद में करेंगे, लेकिन राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट जिसको दक्षिणपंथी सामने लाते हैं, तो अगर उस कॉन्सेप्ट को ये मानते हैं तो फिर तो ये पूरा सब कॉन्टिनेंट एक राष्ट्र है। तो इसका जो विखंडन है पूरे उपमहाद्वीप का, इसके खिलाफ इनको बोलना चाहिए, लेकिन ये तो इसके पक्ष में बोलते हैं। तो इनको तो ये कहना चाहिए कि जो टुकड़े हो गए हमें उसको भी अंडू करना है। दुर्भाग्य है। हाँ, तो उसको ये दुर्भाग्य नहीं मानते। ये तो थ्योरी ही इन्होंने दी थी कि टुकड़े करो और हटा दो। बिल्कुल ये है। और इस पूरे इलाके के ऊपर, इस पूरे क्षेत्र के ऊपर जब ये कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो कल्चर जो है वो टेरिटरी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। कल्चर तो इंसानों के साथ जुड़ी हुई है। तो इंसानों को ये उसमें बांटते हैं, उनको बाहर करते हैं उससे, और टेरिटरी को जीतने की बात करते हैं। जब ये अखंड भारत की भी बात करते हैं कि हम जो है एक अखंड भारत बनाएंगे और इसको वापस लाएंगे, एक तो वो जो टेरिटरी है जिसकी ये बात करते हैं वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ एम्पायर्स हैं, साम्राज्य हैं, बड़े साम्राज्य हैं जो कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं, उसकी कोई टेरिटरी डिफाइंड नहीं है। इस पूरे वक्त में भी जिसको ये कहते हैं सनातन काल है, तो आप देखेंगे कि सारे, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को ले लो, कितने एरिया में वो है ना। तो ये सारे जो इनके एम्पायर्स भी हैं, जिनको ये एम्परर्स के साथ भी जोड़ते हैं, जिनके नाम लेते हैं, आप देखिए गुप्ता काल में टेरिटरी डिफरेंट है, मौर्यन एज में टेरिटरी डिफरेंट है। तो वो टेरिटरी जो है वो कम और ज़्यादा हो रही है बार बार। तो फिर हिंदू राष्ट्र या पुण्य भूमि जो है वो बढ़ती घटती रहती है। फिर वो बढ़ती घटती रहती है। तो ये कौन सी पुण्य भूमि की, जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, कौन से भारत की बात कर रहे हैं? दूसरा, वही मैं कह रहा हूँ कि जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब आप बात कर रहे हैं, तो संस्कृति तो आदमी के साथ जुड़ी हुई ना, आदमी ने जो रचा है वही संस्कृति है। तो आदमी को तो आप उसमें रख ही नहीं रहे हैं, वहाँ तो आदमी की तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आपका जो उसमें मकसद है, आप टेरिटरी की बात करेंगे। अखंड भारत का मतलब है हम पाकिस्तान को, वहाँ लोगों को मार देंगे, हम उसकी टेरिटरी को जीत लेंगे, हम अफगानिस्तान को ख़त्म कर देंगे, उसकी टेरिटरी को मिला लेंगे। तो आप तो टेरिटरी की बात कर रहे हैं। इसका टेरिटरी का राष्ट्रवाद से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, दूर तक भी कोई संबंध नहीं है। क्योंकि राष्ट्रवाद जो है तो वो तो मुख्य रूप से, जैसे मैंने कहा कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड कल्चर है, शेयर्ड लैंग्वेज है, शेयर्ड बिलीफ सिस्टम है, दैट कंस्टिट्यूट्स नेशनैलिटी, राइट? नेशनैलिटी, उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, और सब कुछ इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ टेरिटरी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। वो उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उसमें से एक फैक्टर है। तो आप जो कर रहे हैं, आप जिस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, आप जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, उसको आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहें, आप कुछ भी कहें,
तो वहाँ आप इंसान के साथ के संबंध में तो बात ही नहीं कर रहे, उस संदर्भ में तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन जो उनका भी इमेजिनेशन है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हैं, उनके इमेजिनेशन में जो लोग हैं, इंसान हैं, उनका एक ही बिलीफ सिस्टम होगा। तो उनको चाहिए कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू उपासना पद्धति हो, हिंदू आस्था हो, हिंदू परंपराएं हों, इसके शुद्धता की वो बात कर रहे हैं। तो इंडियन नेशनलिज्म अगर हिंदू वे ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है, हिंदू बिलीफ सिस्टम से जुड़ा हुआ है, बाकी लोग क्या करें फिर? देखिए, एक तो इंडियन नेशनलिज्म जैसी कोई चीज़ है, मैं ये नहीं मानता। और एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक ड्रॉबैक रहा है ये लेफ्ट के जो हिस्टोरियंस हैं, उसके जो थ्योरिटिशियंस हैं, उनके साथ भी राइट विंगर्स जो हैं वो तो कह ही रहे हैं, वो तो एक इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो मैन्युफैक्चर किया ही है इसको। लेकिन जो लेफ्ट के भी थ्योरिटिशियंस हैं वो इस ट्रैप में फंस गए हैं, उन्होंने भी इसको मान्यता दे दी। और बड़े मैं प्रोमिनेंट लोगों की बात करूँगा कि जिसमें हबीब तनवीर जैसे लोग भी हैं, इरफान हबीब, हाँ, इरफान हबीब जैसे लोग भी हैं। तो उन्होंने भी इसको इंडियन नेशनलिज्म को जो है उसको एक रिकॉग्निशन दी है, एक मान्यता दी है। अच्छा। और पूरा जो लेफ्ट है, जिसमें मैं कहूँगा कि आपका जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उनसे लेकर के और माओवादियों तक, इंडियन नेशनलिज्म को वो सब मानते हैं। इंडियन नेशनलिज्म के बेस को जो राइट विंगर्स देते हैं, हिंदुइज्म है या सनातन है, उसको वो खारिज करते हैं। लेकिन जो इंडियन नेशनलिज्म है और ये कि इंडिया जो है वो एक नेशनल स्टेट है, इस बात को वो मान्यता देते हैं। तो आपके नज़र में जो इंडियन रीजन है पूरा, ये पूरा रीजन जो इंडिया का है, जिसमें अभी कई कंट्रीज शामिल हो गए हैं, बना दिए गए हैं, तो इसका कोई अपना नेशनलिज्म नहीं है? इसका नेशनलिज्म जो है ये मल्टी नेशनलिज्म है। इसमें बहुत सारी नेशनलिटीज़ हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, बंगला हैं और तमाम तरीके दर्जनों नेशनलिटीज़ इसके अंदर हैं। उड़िया हैं, मराठा हैं, कश्मीरी हैं, ये नेशनलिटीज़ हैं। इन नेशनलिटीज़ को खारिज करके, बल्कि इन नेशनलिटीज़ को आप देखेंगे, इनको आर्मी की फोर्स के साथ, आर्म्स की फोर्स के साथ इनको आपस में जोड़ के तो ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाई है। और अगर आप देखेंगे संविधान भी जो कहता है, संविधान वह इंडिया नहीं कहता, वो यूनियन ऑफ इंडिया कहता है कि ये एक यूनियन, एक संघ है अलग अलग नेशनलिटीज़ का। और मज़े की बात तो ये है शिवाजी, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ नेशनलिटीज़ की भी जो कंपोजिशन है, जो बनतर है, वो उस तरह से फिनिश्ड नेशनलिटीज़ नहीं जैसी यूरोप में थी। यहाँ नेशनलिटीज़ अपनी फॉर्मेटिव स्टेज में थी जिस समय कॉलोनियल पावर्स ने इसको दबोच लिया। और उन नेशनलिटीज़ का जो डेवलपमेंट है वो कहीं हो पाया और कहीं नहीं हो पाया। और ख़ास तौर से इसका जो सेंट्रल इलाका है, जिसके अंदर ब्रिटिश जो डोमिनियन है वो बना हुआ था, उसके अंदर नेशनलिटीज़ है ही नहीं। अब आप और मैं किस नेशनलिटी को बिलोंग करते हैं? हमारी कोई नेशनलिटी नहीं है, ना हम तमिल है, ना तेलुगु है, ना असमी है, ना बंगला है, तो हमारी कोई नेशनलिटी नहीं है। इस हार्टलैंड में जो लोग रहते हैं, जिसके अंदर ब्रिटिश हुकूमत का सबसे ज़्यादा दबदबा था, तो उसने यहाँ नेशनलिटीज़ को फॉर्म होने से रोक दिया। और दूसरी भी जो तमाम नेशनलिटीज़ हैं वो अलग अलग स्टेज में हैं। जैसे तमिल और बांग्ला नेशनलिटीज़ का जितना एक फिनिश्ड डेवलपमेंट हो पाया है, एक संपूर्ण विकास उनका हो पाया, इतना दूसरी नेशनलिटीज़ का नहीं हो पाया। तो नेशनलिटीज़ भी अलग अलग उसमें। और नेशनलिटीज़ से बाहर आप देखिए ट्राइब्स, कास्ट्स, ये सब हैं। और ये बड़ी मज़े की बात है कि ये इंडियन नेशनलिटी की बात करते हैं, लेकिन आप जब देखते हैं ज़मीन पे हकीकत देखते हैं, तब क्या हो रहा है कि जातियाँ एक दूसरे से लड़ रही हैं, ये नेशनलिटीज़ एक दूसरे से लड़ रही हैं, ट्राइब्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? तो यहाँ जो ये जिस इंडियन नेशनलिटी की बात कर रहे हैं, वो इंडियन नेशनलिटी तो इनके दिमाग में है, इनकी किताबों में, वो इंडियन नेशनलिटी जैसी यहाँ कोई चीज़ नहीं है, ना हो सकती इंडियन। आपने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया मेरे सामने। ये बात सच है, हम और आप किस नेशनलिटी के? हम तमिल नहीं हैं, हम बंगला नहीं हैं, हम कश्मीरी नहीं हैं, हम महाराष्ट्रियन नहीं हैं। और हम जो ज़बान आज हम बोल रहे हैं, ये ज़बान 100 साल पहले थी नहीं, ठीक है, 200-300 साल पहले उर्दू नहीं थी, और 100-150 साल पहले हिंदी नहीं थी। ये सब मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जो हम भाषाएं बोल रहे हैं। तो हम हैं कौन? ये बात तो सच है। तो
ये जो पूरा यूपी, मध्य प्रदेश और ये सारा जो इलाका है, ये तो आइडेंटिटी क्राइसिस में चला जाएगा अगर जो हिंदुत्व का ही जो आइडिया ऑफ नेशनैलिटी है, अगर उसी पर जाएंगे। और ये आइडिया देखिए किस तरह से एक डोमिनेशन क्रिएट करता है। इंडियन नेशन जिसकी ये बात करते हैं, जो अपने आप में पूरी तरह से फिक्टिशियस है, वो इंडियन नेशन जो है वो वास्तव में ये जो जेन्युइन नेशनलिटीज़ हैं, इन नेशनलिटीज़ को ये जो इंडियन नेशन है और इसकी जो पॉलिटिकल पावर है, जो अपने आप को इंडियन नेशन की जो है रिप्रेजेंटेटिव बताती है, वो इन नेशनलिटीज़ को ऑप्रेस करती है। मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ। कश्मीर के बारे में तो आप कह देंगे कि वो जो है मुस्लिम डोमिनेटेड है, इसलिए वहाँ ये जो है सारा उत्पात है। आप नॉर्थ ईस्ट में आ जाइए, एक भी स्टेट ऐसा नहीं है, एक भी नेशनलिटी ऐसी नहीं है, चाहे मेघालय ले लो, चाहे मिजोरम ले लो, चाहे नागालैंड ले लो, कोई भी आप ले लो, एक भी नेशनलिटी ऐसी नहीं है जो वहाँ अलग नहीं होना चाहती इस यूनियन से। और वो क्यों अलग होना चाहती हैं? उनकी वो एक जेन्युइन एस्पिरेशन है, क्योंकि नेशनैलिटी का, किसी भी नेशनलिटी का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो अपना एक नेशन स्टेट बनाना है, दूसरे से अलग। अब ये कह देते हैं कि अलगाववादी हैं, ऑटोनोमस टेरिटरी चाहते हैं। ऑटोनोमस, तो ये जो ये कह देते हैं ये सेपरेटिस्ट हैं, ये अलगाववादी हैं। तो ये जो अलगाववाद है, ये जेन्युइन एस्पिरेशन, जेन्युइन फीलिंग है, जिसका यूरोप ने स्वागत किया था। यूरोप में जो सारी प्रोग्रेस है वो इन नेशन स्टेट्स के जरिए हुई, जहां नेशनलिटीज ने अपने स्टेट्स एस्टेब्लिश किए हैं। तो ये जो यहाँ बड़ी जेन्युइन एस्पिरेशन है नेशनलिटीज़ की, जिसको अलगाववाद कह करके उसका जो है विरोध किया जाता है, उसको बड़ा तिरस्कार के साथ देखा जाता है, ये सबसे जेन्युइन एस्पिरेशन है। तो और इस एस्पिरेशन को, ये जो इंडियन नेशनलिज्म है आपका, ये उसको फौज के जूतों के नीचे कुचलता है। उनको ज़बरदस्ती, ना सिर्फ इन नेशनलिटीज़ को ज़बरदस्ती उनको बाइंड कर दिया एक दूसरे से यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, आर्मी की फोर्स से, आर्म्स की फोर्स से, बल्कि इन नेशनलिटीज़ को टुकड़े भी कर दिया है। कम से कम 3 नेशनलिटीज़ को, कश्मीरी नेशनलिटी को, पंजाबी नेशनलिटी को और बांग्ला नेशनलिटी को, इनको 3 टुकड़े, इन तीनों को बांट दिया है 47 में। और इसने जो स्टेट्स क्रिएट किए हैं, ये मल्टीनेशनल स्टेट्स हैं, ये नेशनल स्टेट्स हैं ही नहीं। मतलब ये कितना आयरॉनिक है कि आप देखिए, जो लोग भारत के मुसलमान जो भारत में रहना चाहते हैं, उनको तो पाकिस्तान भेजते रहते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग कहते हैं हमें अलग कर दो, उनको कहते हैं नहीं, तुम्हें रहना पड़ेगा हमारे साथ। जी, यही है जो रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई भी नेशन स्टेट क्रिएट नहीं किया जा सकता। नेशनैलिटी का डायरेक्टली रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब आप रिलीजन के आधार पे कोई भी स्टेट क्रिएट करते हैं, तो वो वास्तव में बहुत सारी नेशनलिटीज़ का एक कोलाज हो जाता है, और वो एक मल्टीनेशनल स्टेट हो जाता है। दुनिया में ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे भारत है, कनाडा है, बेल्जियम भी है, तो ऐसे चंद स्टेट्स हैं जो मल्टीनेशनल स्टेट्स हैं। तो इनको, अब इनकी मुसीबत क्या है? अब इनकी मुसीबत ये है कि ये जो मल्टीनेशनल स्टेट है, ये इसको एक नेशनल आइडेंटिटी देना चाहते हैं। क्योंकि अदरवाइज तो अगर ये मल्टीनेशनल स्टेट है, तो ये तो फिर जो 47 के पार्टीशन से जिससे क्रिएट हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, 20 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग बेघर हुए, तो ये तो ब्लॉट है। फिर तो इसका स्वागत नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका तिरस्कार होना चाहिए। तो उसको उसको वैध आधार देने के लिए, एक लेजिटिमेट बेसिस उसको देने के लिए, ये लोग उसको इन्वेंट कर रहे हैं। कभी उसको हिंदुत्व का आधार देते हैं, कभी सनातन का आधार देते हैं, कभी उसको भारतीय राष्ट्रीयता बताते हैं। तो ऐसी कोई राष्ट्रीयता मौजूद नहीं है। इसका कोई भी भारत के, आप मुझे बताइए कि एक तमिल जो सोसाइटी है, उसका बांग्ला सोसाइटी के साथ आपस में क्या लेन देन है? ना भाषा मिलती है, ना उनकी इकोनॉमिक लाइफ एक है, उनकी क्रॉप्स अलग है, इनकी क्रॉप्स अलग है, इनका संस्कृति अलग है, इनका खान पान अलग है, आचार व्यवहार अलग है, भगवान भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो आपने बेमेल जो नेशनलिटीज़ हैं, उनको तो आपने एकजुट कर दिया एक यूनियन में, एक पॉलिटिकल यूनियन में, और जो नेचुरल आइडेंटिटीज़ हैं, नेचुरल नेशनलिटीज़ हैं, उनको आपने सेपरेट कर दिया। कम से कम 3 जगह पे उनको काट दिया। तो ये जो एक रूपता की आग्रह है,
हिंदूवादियों का भारत के मुसलमानों से। तो भारत का मुसलमान जहाँ रहता है वो वहाँ के अपने पड़ोसी साथी दोस्त हिंदू के जैसा ही भाषा बोलता है, उसका खान पान भी वैसा ही है, उसके वस्त्र भी वैसे ही हैं, वो एक ही तरह की ज्योग्राफी को एंजॉय भी करता है, सफ़र भी करता है। बाढ़ आएगी तो आएगी भाई, सबके लिए आएगी। ऐसे में इस आधार पे कि आपकी पूजा पद्धति अलग है, इस आधार पे आप चले जाइए, आपका ये देश नहीं है। चाहे कितने भी जनरेशन से आपके मुर्दे यहाँ गड़े हुए हों, आप यहाँ के नहीं हैं। इसको कैसे हैंडल किया जाए इस सिचुएशन को? ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जी। एक तो नेशनल क्वेश्चन ना अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहा है, और इसीलिए जो मैंने शुरू में कहा कि पिछली सेंचुरी में ये फिनिश नहीं हो सका है ना, और ये इस सेंचुरी में ये डिस्कोर्स में उसी तरह से आ रहा है जैसे लास्ट सेंचुरी में आ रहा था। दूसरा, साउथ एशिया के अंदर, साउथ एशिया में ये जो नेशनल क्वेश्चन है और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। वो इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है, एक तो बात यही है कि यहाँ नेशनलिटीज़ जो हैं वो समेट नहीं पाई, जातियों को, ट्राइब्स को, कबीलों को, इनको समेटना था ना राष्ट्रीयताओं ने। इन राष्ट्रीयताओं के अंदर इन सबको मर्ज हो जाना था, इन आइडेंटिटीज़ को। अगर इम्पीरियलिज्म का वेट इसके ऊपर नहीं होता, अगर ब्रिटिशर्स ने इसको कॉलोनाइज ना किया होता, तो यहाँ नेशनलिटीज़ डेवलप होती हैं इसके ऊपर, पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसलिए बहुत कुछ बिखरा रह गया। नेशनलिटीज़ फॉर्मेटिव स्टेज में रह गई, क्लैंस रह गए, ट्राइब रह गए, कास्ट रह गई, और वो सब एक दूसरे के साथ उनका क्लैश हम देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ नेशनलिटी का क्वेश्चन, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर नेशनलिटी का कहीं है तो वो साउथ एशिया के अंदर है। अब इसका राइट विंग फोर्सेस जो हैं, जो यहाँ रूल करना चाहती हैं, और इसको जो यहाँ कैपिटलिस्ट रूल है, इसको वो एक रूट देना चाहती हैं, हिस्टोरिकल रूट देना चाहती हैं। उनके सामने समस्या ये है कि इसको रूट कैसे दें, तो वो तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये 3 मेजर उनके एक्सपेरिमेंट हैं। एक तो ये सबसे बड़ा, जिसमें वो इसको इंडियन नेशनलिज्म बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यहाँ एक कल्चरल यूनिटी है जिसका आपको ट्रेस भी नहीं मिलेगा कल्चरल यूनिटी का यहाँ। दूसरी बात, वो इसको हिंदुत्व का आधार देना चाह रहे हैं, जो पूरी तरह से एक तरह का एथनो रिलीजियस बेसिस है वो। और तीसरा, उसको अब ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सनातन से। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि जब ये हिंदू और हिंदुस्तान की बात करते हैं तो पूरा साउथ इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो नहीं मानते हिंदी और हिंदू, और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो अल्टीमेटली सिमट जाते हैं जब हिंदू हिंदुस्तान की बात करते हैं इसी हिंदी हार्टलैंड के अंदर। तो अब ये उसको जो है एक नया बेसिस जो है वो देना चाहते हैं, और इसमें जो सैमुअल हंटिंगटन की जो थीसिस है, सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, तो उससे जो है ये लाइट ले रहे हैं। उसके ये इस बात को जो है प्रोपगेट कर रहे हैं कि ये जो है ये सिविलाइजेशन का क्लैश है, और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यही है, आर्यंस इसी के अंदर थे, इसी का पार्ट थे, वो कहीं से बाहर चली। तो अब वो इसको ये बेसिस देना चाह रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ हमेशा से रहते थे, हम तो नेटिव्स हैं यहाँ के, और मुस्लिम्स बाहर से हैं, तो एक एंटी मुस्लिम डिस्कोर्स खड़ा करने के लिए अब उसको ये यहाँ ला रहे हैं, ताकि सनातन के बेसिस पे उसको जो एकजुट किया जाए। अब वहाँ भी एकजुट नहीं होता, क्योंकि सारी एविडेंस इनके खिलाफ है, वो भी नहीं होता। और फिर क्या एविडेंस इनके खिलाफ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो अपने आप में ही जो इलाका है वो, ये पूरा भारत उसमें नहीं आता ना। भारत का बड़ा हिस्सा उससे बाहर है, तो उसको कैसे समेटेंगे? उसमें भी नहीं समेट सकते ये इसको जी। तो इनके सामने समस्या ये है, अगर इनको, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इनको किसी भी मामले में राष्ट्रवाद को अपना आधार बनाना है, तो उस राष्ट्रवाद को किसी नींव के ऊपर खड़ा करना है। आपको अगर भारतीय राष्ट्रीयता अपने आप को बताना है, तो आपको बताना है कि भारतीय, पूरा भारत जो है एक राष्ट्र कैसे है, वो एक राष्ट्रीयता कैसे है, उसका कोई हिस्टोरिक ओरिजिन नहीं है। इंडियन नेशनलिटी का कोई हिस्टोरिक ओरिजिन नहीं है। ये तो आप देखिए ना कि ये जो इतने सालों से जो ये जगह आबाद है, जो देश, ये धरती आबाद है, इसकी एक निरंतरता है, आप उसको आधार नहीं मानते? ये बिल्कुल निरंतरता है। ये जो निरंतरता है, हम तो मानते हैं इसको, हम तो इसको मानते हैं। ये जो निरंतरता है, ये तो मल्टीकल्चरल है, ये तो मल्टी एथनिक है। ये निरंतरता, आप ये कह रहे हैं कि अगर उस निरंतरता को माने तभी तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कल्चर्स है। तो फिर वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कल्चर्स है, उसको ये मानते नहीं, उसको भी ये नेगेट कर रहे हैं।
हम तो मानते हैं उसको। तो ये जो यहाँ पूरा साउथ एशिया के अंदर सवाल ये है कि क्या इनको इस पूंजीवादी आधार के ऊपर इनको एकजुट किया जा सकता है? तो ये अगर एकजुट किया जा सकता तो 47 में पार्टीशन नहीं होता। 47 का जो पार्टीशन है जिसके अंदर इन्होंने ये मल्टीनेशनल यूनियंस क्रिएट की हैं, ये तभी क्रिएट हो सकती थी जब इसको बांट दिया जाता। यहाँ जो कैपिटलिस्ट रूल है 47 में, वो तभी इम्पोज किया जा सकता था जब इसको बांट दिया जाता कैपिटलिस्ट स्टेट्स के अंदर। अगर ये एकजुट रहता पूरा, अगर हम इस बात को मान लें कि ये पूरा जो इलाका है, पूरा का पूरा इलाका जो है, ये इसकी एक संस्कृति है, एक कल्चर है, ये जोग्राफिकली यूनिफाइड है, इसकी एक इकोनॉमिक लाइफ है, अगर हम इस बात को मान लें, तब तो फिर ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है ये एकजुट होना चाहिए। और ये एकजुट एक ही तरह से हो सकता था, सोशलिस्ट बेसिस पे। मगर इसको एक मजबूत आधार, बल्कि मैं इतिहास में जाना चाहूँगी कि 1857 के बगावत के बाद जैसे ही अंग्रेज़ों ने नाम पता ढूंढ करके बागियों को सजाएं देनी शुरू की, उसी समय ये जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसमें टूट आ गई। और उसी समय हम देखते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पैदा होते हैं। उसमें अरबिंदो के जो नाना जी हैं, उनका नाम मुझे अभी नहीं याद है, जिन्होंने बाकायदा थीसिस बनाई कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहेंगे, ये अलग लोग हैं, हम अलग लोग हैं। कांग्रेस के जन्म से बहुत पहले से हिंदू मुसलमान अलग अलग नेशनैलिटीज़ हैं। इसकी बात हिंदू राइट विंग की तरफ से शुरू हुई, ठीक है। और उसके बाद सावरकर तो बेचारे हम खामखा बदनाम कर रहे हैं उनको, सावरकर ने तो बहुत बाद में इसको पिकअप किया है। और उसके बाद जिन्ना ने और इन्होंने सर सैयद अहमद और जिन्ना और ये सब लोगों ने बाद में पिकअप किया है। तो जो 19वीं सदी के बाद से ही शुरू हो गई ये जो भाषा है और जो विचार है, इसको मैं कांग्रेस को तो अब एबरेशन की तरह देखती हूँ कि कांग्रेस को थोड़ा सा समय मिला जिसमें उसने इसको निगेट कर दिया। और नेहरू ने एक दमदार कोशिश की कि ये धर्म के आधार पे ये धरती ना बटे। ख़ासकर आज़ादी के बाद जब सरकार बना ली तो उन्होंने इसको सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स को लागू करना चाहा। इंदिरा गांधी के बाद से वो टूट गया और उसके बाद लगातार इंदिरा गांधी हो, आरएसएस हो और जो सोशलिस्ट पार्टीज़ वगैरह हुई, उन सब ने कहीं ना कहीं इसको पोषित किया है। मैं ये सोच रही हूँ ये तो बहुत लंबी कोशिशें हैं जो आज हम यहाँ खड़े हैं, जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को ये बताया जाता है कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, यू आर अ टेनेंट हेयर। इस तरह की कोशिश से, इतनी मजबूत पुरानी कोशिश से कोई कैसे लड़ेगा? क्या संविधान लड़ सकता है इससे? मुझे लग रहा है कि जो आपने सवाल किया इसी में आपका जवाब जो है वो निहित है। आपने 1857 से शुरू किया बातचीत को, तो 1857 को जब हम देखते हैं, उससे आगे भी आते हैं, हम क्या देखते हैं कि यहाँ हम एक राष्ट्र के तौर पे नहीं लड़ रहे हैं ब्रिटिश जो हुक्मरान हैं उनके खिलाफ। यहाँ सब अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। जो मिडिवल लॉर्ड्स हैं वो अपनी रियासतों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अपने को डिफेंड करने के लिए लड़ रहे हैं, जो यहाँ नेशनलिटीज़ हैं वो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, वो अपने आप को आज़ाद करने के लिए लड़ रही हैं। क्लासेस जो हैं वो अपने लिए लड़ रही हैं, उनके अपने हित हैं। जो नेशनल बूर्जुआसी है, यहाँ नेशनल कैपिटलिस्ट है, वो इसलिए लड़ रहा है कि उन ब्रिटिशर्स से कुछ कंसेशन मिल जाए। वर्किंग क्लास और उसकी जो पार्टियां हैं वो इसलिए लड़ रही हैं कि यहाँ एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हो जाए। सबके अपने अपने उद्देश्य हैं और ये लड़ाई, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टियां उसमें एक यूनाइटेड फ्रंट है, या सबका एक यूनाइटेड फ्रंट बना हुआ है कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से हटाया जाए, इसको ब्रिटिश डोमिनेशन को। आप ये कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स से जो जमात लड़ रही थी वो शिव जी की बारात थी? जी, वो शिव जी की बारात थी, उसके अंदर सब और सबके अलग अलग इंटरेस्ट थे। बिल्कुल, सबके और जब ब्रिटिश सीन से अलग हो गए तो ये शिव जी की बारात आपस में लड़ने लगी। नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ कि ब्रिटिश सीन से अलग हो गए, बल्कि ब्रिटिशर्स ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। यहाँ एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास थी उसके और ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और उन्होंने अपने कजन्स को जो है पावर चुपचाप ट्रांसफ़र कर दी। इस ट्रांसफ़र में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई वो ये हुआ कि सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन हो गया। पार्टीशन नहीं होता तो ये ट्रांसफ़र इम्पॉसिबल था, ये हो ही नहीं सकता था ट्रांसफ़र। यहाँ सोशलिस्ट रिवोल्यूशन होता। ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं।
कि ये जो पार्टीशन है, पार्टीशन ने खून की नदी में डुबो दिया इनकलाब को। जो इनकलाब जिसकी लहर उठ रही थी यहाँ, जिसके चलते यहाँ नवल म्यूटिनी हुई थी, जिसके चलते क्विट इंडिया मूवमेंट को इतना बड़ा सपोर्ट मिला था। तो ये जो पीछे का 5 साल का कम से कम आधे दशक का इतिहास है, 1942 से 1947 तक, 46 तक, जिसमें नवल म्यूटिनी हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट से नवल म्यूटिनी तक का, ये बहुत ही रेडिकलाइज था मासेस में। और यहाँ बिल्कुल ये तय था कि यहाँ सोशलिस्ट रिवोल्यूशन होके रहेगा और ब्रिटिश सरकार का फोर्सिबल ओवरथ्रो होगा। उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये ट्रांसफ़र जो है पावर का ये हुआ। आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी पहले, दिसंबर 1946 में ही बन गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहले से तैयारी सारी शुरू कर दी थी। और ऐसा नहीं हुआ कि अचानक उन्होंने जो है 15 अगस्त को जो है पावर हैंड ओवर कर दी। पूरी एक साजिश थी जिसमें उससे पहले, इससे 15 साल पहले से इनकलाब का दमन हो रहा था। चंद्रशेखर आज़ाद, उसके साथियों को मारा गया, भगत सिंह उसके साथियों को फांसी चढ़ाया गया। और ये 15 साल जो हैं ये भयंकर दमन के साल थे। और ये वो साल थे जिनमें इंडियन बुर्जुआजी जो है, इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास और उसके प्रतिनिधि जो हैं, गांधी जैसे प्रतिनिधि, अंबेडकर जैसे प्रतिनिधि, वो चुप्पी साधे हुए थे। जब क्रांतिकारियों का दमन हो रहा था, इनकलाब का दमन हो रहा था, जब वो चुप थे। जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई, उस समय हिंदू महासभा तो वजूद में आ गई थी और वो एजेंडा सेटिंग कर रही थी। उसने क्या, अभी तो हम उनके पोस्टर पे भगत सिंह को देखते हैं, क्या उसने भगत सिंह की फांसी को रोकने का कोई प्रयास किया? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। भगत सिंह की फांसी को रोकने का हिंदू महासभा क्यों प्रयास करेगी? हिंदू महासभा तो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के साथ थी। वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चिट्ठियां लिख रहे थे कि बंगाल में जो फसादी हैं उनका किस तरह से दमन किया जाए। इनको फसादी बता रहे थे वो, गांधी के साथियों को भी। तो ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो चिट्ठी लिखी थी वायसराय को, वो पढ़ने वाली हैं दोनों चिट्ठियां उसकी। वो उसमें सलाह दे रहा है कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका जो है मिलिट्री पावर से दमन किया जाए। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठियां लिखी हैं देश के इनकलाबियों के विरुद्ध। जी, इनकलाबियों के नहीं, गांधीवादियों के विरुद्ध कि इनका दमन किया जाए बाय फोर्स। ये इतना खुल के साथ में थे। और मजे की बात यह है, आप देखिए कि वहाँ मुस्लिम लीग के साथ मिलकर दोनों जगह सरकारें बना रहे थे, बंगाल में भी और हिंदू महासभा। बिल्कुल। लोगों को जैसे कुछ इतिहास की ये घटनाएं पता ही नहीं है और वो ये समझते हैं कि हिंदू मुसलमान बस झगड़ रहे, मतलब हिंदूवादी और मुस्लिमवादी, इस्लामवादी झगड़ रहे थे। जबकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने पढ़ा ही है इसको कि ये इस तरह से सरकारें बना रहे थे और ये दोनों ही राजी थे कि बंटवारा हो जाए देश का। तो भगत सिंह के लिए हिंदू महासभा ने कभी कोशिश नहीं की कि उनकी फांसी की सज़ा माफ़ हो जाए? किसी ने भी नहीं की, हिंदू महासभा ने नहीं की। अंबेडकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो भी प्रतिनिधि थे, उन्होंने नहीं की। गांधी ने भी नहीं की। गांधी ने लॉर्ड एटली से कहा कि भाई क्या मैं जाकर के इंडियन प्रेस को ये स्टेटमेंट दे दूं कि मैंने भगत सिंह की फांसी का, उसकी क्लेमेंसी का मुद्दा उठाया था। तो एटली ने कहा आप कह दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और बाद में एटली ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, ऑटोबायोग्राफी में, कि गांधी ने जो है ये कहा था मुझसे। तो सिर्फ मैं बयान देना है मुझे। हाँ, ये इतिहास है, ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा इतिहास है, पूरी हिस्ट्री है। तो यहाँ आज 47 में ये जो कटा पिटा जो हिंदुस्तान है ना, पूरे सब कॉन्टिनेंट को, उसकी आत्मा को काट के एक जो ये टुकड़े बनाए हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये राष्ट्र नहीं है। ना पाकिस्तान कोई राष्ट्र है, ना हिंदुस्तान कोई राष्ट्र है। ये दोनों मल्टीनेशनल यूनियंस हैं और इनको एक राष्ट्रीय आधार देने की जो जी तोड़ कोशिश हो रही है, भरसक कोशिश हो रही है, वो पूरी तरह से यहाँ जो ये नेशनलिटीज़ हैं, ना कोई पाकिस्तानी नेशनलिटी है, ना कोई इंडियन नेशनलिटी है, ये पूरी तरह से मैन्युफैक्चर्ड है, काउंटरफीट है और बोगस है। ये हिस्टोरिकली बोगस है, पॉलिटिकली बोगस है। मेरे लिए ये बहुत सदमा देने वाली बात है कि उस ज़माने के ये इतने बड़े लोग, सिरमौर, जिनकी बात सुनी जाती थी, उन्होंने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। और इसमें हिंदू महासभा भी हैं, इसमें डॉक्टर अंबेडकर भी हैं, इसमें गांधी भी हैं, कोई मुस्लिम पक्ष भी होगा इसमें, क्योंकि इसके अंदर देखिए सभी लोग हैं इसमें। अब सवाल ये है कि भगत सिंह जो है
ये सब लोग एक तरह से एक ही पॉलिटिक्स के ऊपर काम कर रहे थे। इनके आपस में जो भी मतभेद थे वो सेकेंडरी थे, लेकिन इनके बीच में यूनिटी इंपॉर्टेंट थी। और वो यूनिटी किस चीज़ को लेकर के थी? ये सब लोग यहाँ एक कैपिटलिस्ट स्टेट बनाना चाहते थे, और क्योंकि कैपिटलिस्ट स्टेट पूरा का पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है वो बन नहीं सकता था, पावर का ट्रांसफ़र हो नहीं सकता था पीसफुल पावर का, अगर इसको बांट ना दिया जाता और उसको बांटते हुए दंगे फसाद ना करा दिए जाते कम्युनिटीज़ के बीच में। तो ये दंगे फसाद करा के पूरे उसको रिवोल्यूशन को खून की नदी में डुबो करके तब ये पावर ट्रांसफ़र हो सकता था, अदरवाइज़ ये पावर ट्रांसफ़र इम्पॉसिबल था। तो इन्होंने वो साजिश की, ये सब लोग उस साजिश का हिस्सा थे। और ये जो इन्होंने यहाँ मल्टीनेशनल यूनियंस बनाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, इनको ये दोनों ही तरफ, बॉर्डर के दोनों तरफ, बल्कि आज तीनों तरफ, बांग्लादेश भी, ये अपने आप को राष्ट्र कहते हैं, ये अपने आप को जो है नेशन स्टेट कहते हैं। इनमें से कोई भी नेशन स्टेट नहीं है, ये सब मल्टीनेशनल स्टेट्स हैं। रिलीजन के आधार पे कोई भी नेशनल स्टेट, रिलीजन किसी नेशन का आधार नहीं हो सकता। नेशनलिटी अलग है और रिलीजन अलग है। रिलीजन कल्चर का एक पार्ट हो सकता है, उसका एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन रिलीजन के आधार के ऊपर कोई नेशन स्टेट नहीं बन सकता। उसके ऊपर एक आप पॉलिटिकल स्टेट आप बना सकते हो, एक मल्टीनेशनल स्टेट आप बना सकते हो, लेकिन रिलीजन के आधार पे आप कहें कि हमने एक नेशनल स्टेट बना दिया कि ये हिंदू जो है नेशनलिटी हैं, ये मुस्लिम जो है नेशनलिटी है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी रिलीजन बेस्ड नेशनलिटी नहीं हो सकती। नेशनलिटी का बेस जो है उसका सेंट्रल बेस, उसका चीफ जो बेसिस है वो रिलीजन नहीं हो सकता। मुझे ये दो इंसिडेंसेस बहुत परेशान करते हैं। एक तो जो आपने ये बात अभी दोबारा कही मुझसे, भगत सिंह वाली, और इसी के साथ साथ जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया, उस समय भी भाजपा समर्थित सरकार थी, तब भी भाजपा ने कुछ नहीं किया उन हिंदुओं के लिए। मैं ये कहती हूँ सबको करना चाहिए था, सिर्फ भाजपा को नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार कहती है, हिंदुओं के लिए काम करने वाली पार्टी कहती है, उसने भी कुछ नहीं किया। तो ये मुझे ये चरित्र समझ में नहीं आता है कि जिस समय जनवरी में कश्मीरी पंडितों के लिए कहा गया और जगमोहन वहाँ पर गवर्नर थे, तो उन्होंने ये क्यों नहीं तय किया? अच्छा, उसके बाद कई बार भाजपा की सरकारें आई, उन्होंने क्यों नहीं इंसाफ दिया उन लोगों को? कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से निकलना, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारत के शासक जिम्मेदार हैं। और उसका एक बाकायदा इनका एक मकसद था, एक ध्येय था कि कश्मीर को एक प्रिजन हाउस बनाना था। अच्छा, क्योंकि कश्मीर जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, इसलिए कश्मीर को इन्हें पूरा एक जेल खाना बनाना था, जो बाद में इन्होंने किया भी। अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से कश्मीर के अंदर इन्होंने धारा 370 हटाई। अगर मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ जो बात मोदी जी कह रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि भाई कश्मीरी लोग जो हैं वो इंटीग्रेट होना चाहते हैं भारत के साथ। अगर इंटीग्रेट होना चाहते हैं, आपने मिलिट्री लॉकडाउन क्यों लगाया? आप बिना मिलिट्री लॉकडाउन के वहाँ से धारा 370 हटा के दिखाते। तो वो जो एक एग्रीमेंट था नेशनलिटीज़ के साथ, उस एग्रीमेंट को भी इन्होंने तोड़ दिया। 47 में जो एक एग्रीमेंट था कि हम जो है इसको एक वॉलंटरी यूनियन बना रहे हैं नेशनलिटीज़ की, उस समय भी वॉलंटरी यूनियन ये नहीं था। किस तरह की साजिशें पटेल के और नेहरू के नेतृत्व में वहाँ हुई थी इन स्टेट्स को अंदर मिलाने के लिए यूनियन ऑफ इंडिया में, रियासत हैदराबाद हो या कश्मीर हो, तो वो सब जानते हैं, वो एक इतिहास है। लेकिन उसके साथ जो प्रोमिसेस इन्होंने किए थे, अल्टीमेटली उनकी भी आज इन्होंने उनको भी ब्रीच कर दिया। और ये इतना बड़ा झूठ कि कश्मीर के लोग जो हैं वो दिल्ली के साथ रहना चाहते हैं, उधर इसी तरह का भ्रम पाकिस्तान की सरकार फैलाती है। वो कहती है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके लोग जो हैं वो लाहौर के साथ रहें, जबकि सच बात ये है कि कश्मीरी जनता इन दोनों के आतंक से, इन दोनों के दमन से मुक्ति चाहती है। तो अभी जो डोमिनेंट नेशनैलिटी है भारत के अंदर, उस नेशनैलिटी में इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह की आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उन लोगों के जिनको वो अपने से अलग या पराया मानते हैं या विदेशी मानते हैं या अवांछित मानते हैं। ऐसे में एक नेशन के तौर पे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल जो है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लॉ, ये कैसे एड्रेस होगा? एक बड़ी मज़ेदार बात यह है शिवा जी कि यहाँ कोई डोमिनेंट नेशनलिटी है ही नहीं, और ये इनका बड़ा क्राइसिस है। मैं अगर इसको कंपेयर करूँ ना,
मैं इसको कंपेयर करूं, जब लिंचिंग होती है तो उसमें कभी कोई यादव होता है, कभी कोई ये कास्ट है, हाँ, ये मैं nationality मतलब है, जी। मैं डोमिनेंट नेशनैलिटी की बात इसलिए कर रही हूँ कि वो सभी हिंदू होते हैं, उसमें कोई ईसाई नहीं होता है, कोई सिख नहीं होता है। वो बात तो रिलीजन से जुड़ती है, वो बात वो एक अलग मसला है, वो रिलीजन से जुड़ता है, वो नेशनलिटी का मुद्दा नहीं है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़ारशाही के वक्त में जो रशियन नेशनलिटी है, कॉकेशियन नेशनलिटी, ग्रेट कॉकेशियन नेशनलिटी है, वो एक डोमिनेंट नेशनलिटी थी और बाकी जितनी भी वहाँ नेशनलिटी थी उनका दमन किया जाता था, उनकी लैंग्वेज का, उनकी कल्चर का, और वो सारा। उस तरह की कोई डोमिनेंट नेशनलिटी यहाँ नहीं है। और इसीलिए यहाँ जो नेशनल क्वेश्चन है वो यूरोप से बिल्कुल अलग तरीके से पोज होता है। वहाँ जो आप देखिए, ये तो मैंने आपको रशिया का उदाहरण दिया जिसका बड़ा हिस्सा एशिया में लगता है, कुछ हिस्सा यूरोप में लगता है। इसके अलावा यूरोप के अंदर अगर आप नेशनलिटीज़ को देखेंगे तो यूरोप के अंदर नेशनलिटीज़ का एक प्रोग्रेसिव रोल है। वहाँ नेशनलिटीज़ बड़ी ताकतवर हैं, उन्होंने जो मिडीवल लॉर्ड्स थे उनको उठा करके फेंक दिया नेशन स्टेट बनाने के लिए। हमारे यहाँ नेशनलिटीज़ का बहुत शुरू से ही, जितनी नेशनलिटीज़ हैं जिनका मैंने नाम लिया, ये नेशनलिटीज़ अपने आप में बड़ी कमज़ोर रहीं, और इसलिए कमज़ोर रहीं क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ा वेट एक तो मिडीवल लॉर्ड्स का रहा और दूसरी तरफ इम्पीरियलिज्म का रहा, और इन दोनों ने मिलकर इन नेशनलिटीज़ को सिर नहीं उठाने दिया कभी भी। यहाँ नेशनलिटीज़ को जिस ध्येय की तरफ बढ़ना था, अपने नेशनल स्टेट्स बनाने थे, तो उसको शुरू से इन्होंने एकदम उस आवाज़ को इन्होंने डिग्रेड करके रखा, तो उसको अलगाववाद कह दिया। तो ये जो नेशनलिटीज़ हैं जिनको नैसर्गिक तौर पे अपने नेशन स्टेट्स बनाने थे वो नहीं बना पाई, और उन्होंने बड़े आराम से यूनियन ऑफ इंडिया को सबमिट कर दिया। कोई उदाहरण दे के समझाइए, कोई नेशन स्टेट, एक नेशनैलिटी को अपना नेशन स्टेट बनाना था, कोई उदाहरण है आपके? यूरोप में जितनी भी नेशनलिटीज़ हैं, चाहे जर्मन नेशनलिटी है, चाहे फ्रेंच नेशनलिटी है, उन सब ने अपने नेशन स्टेट वहाँ कायम किए। अगर भारत से ये होगा तो भारत के तो टुकड़े हो जाएंगे भाई। असल में अगर ये तो सब भाषा बेस्ड बातें हैं ना, ये बिल्कुल बड़ी मजेदार बात है। जर्मन स्टेट वो है जहाँ जर्मन बोली जाती है, फ्रेंच वो है जहाँ फ्रेंच बोली जाती है, तो भारत में जहाँ तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, फिर ये तो फिर आप तो मतलब छिन्न कर देंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर डेमोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज करते हम सब कॉन्टिनेंट को, तो उसके 2-3 रास्ते थे। डेमोक्रेटिकली अगर हम ऑर्गेनाइज करते तो ये जो नेशनलिटीज़ हैं इनको ये फ्रीडम दी जाती कि अपने नेशन स्टेट कायम करें, जो इनकी एस्पिरेशन भी थी और बड़ी जेन्युइन एस्पिरेशन थी तमाम नेशनलिटीज़ की कि हम अपने नेशन स्टेट कायम करें। तमिलों की तो कोई ऐसी एस्पिरेशन नहीं थी। हमेशा से इन नेशनलिटीज़ की एस्पिरेशन थी कि ये अपने नेशन स्टेट कायम करें, लेकिन उनकी एस्पिरेशंस को पहले इम्पीरियलिज्म ने उसको क्रश करके रखा, ब्रिटिश डोमिनियन बनाया, और उसके बाद क्योंकि पावर इनको पीसफुली ट्रांसफ़र कर दी इंडियन कैपिटलिस्ट को, तो वो ज्यों का त्यों जो संगठन था वो इनको ट्रांसफ़र कर दिया। इसके इनकी एस्पिरेशन किस रूप में फिर सामने आई, आप देखिए किस रूप में सामने आई, जो वो डिफॉर्म भी हो गई। जैसे पंजाब में खालिस्तानियों का आंदोलन है, धर्म की शक्ल में चला गया, धर्म की शक्ल में चला गया, जो जिसको एक जो फॉर्म लेनी थी वो नेशनलिटी के बेसिस पे उसको ग्रेटर पंजाब बनना था, ग्रेटर पंजाब बनना था। तो वो पंजाबी नेशनलिटी का जो दमन हुआ उसको नहीं बनाने दिया, नेशन स्टेट नहीं बने। तो ये जो डिफॉर्म्ड यूनियन बनी, ये जो यूनियन ऑफ इंडिया थी, एक डिफॉर्म्ड यूनियन ऑफ इंडिया इसलिए थी कि उनके दिमाग में कुछ और था, चाह कुछ और रहे थे, और संविधान में कुछ और कह रहे थे। संविधान में कह रहे थे कि ये यूनियन ऑफ इंडिया है, लेकिन दिमाग में ये लेकर के चल रहे थे कि हमें इसे जो है एक अपना इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास का एक डोमिनियन बनाना है, एक ऐसा डोमिनियन जिसको फौज के दम पे हम यूनाइट रखेंगे। वॉलंटरी नहीं था, आज भी वॉलंटरी नहीं है। जितनी नेशनलिटीज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट की नेशनलिटीज़ हैं, कश्मीरी नेशनलिटी है, आप रेफरेंडम करा के देखो, वहाँ प्लेबिसाइट करा के देखो, आप पता चल जाएगा आपको। तो वो नहीं कराते हैं, जिसका प्रॉमिस भी किया था कश्मीर में, तो प्लेबिसाइट का प्रॉमिस किया था, वो नहीं कराते। तो ये जो मिलिट्री फोर्स से इसको इकट्ठा किया जा रहा है, ये पूरा इस बात को कि हम एक नेशन स्टेट हैं उसको डिमोलिश कर देता है। देखिए, नेशन स्टेट बाद में बनता है, नेशन स्टेट तो लास्ट में बनता है। सबसे पहले नेशनलिटी है, नेशनलिटी की जेन्युइन एस्पिरेशंस हैं। तो क्या ऐसी कोई जेन्युइन एस्पिरेशंस हैं तमाम यहाँ कम्युनिटीज़ की, तमाम सोसाइटीज़ की, तमाम लोगों की, कि हम एक नेशन बनाएं?
एक तो है कि भारत से मुसलमानों को निकालो, हाँ, ये जो है सबसे रिएक्शनरी राइट विंगर जो लोग हैं, कोर राइट विंगर लोग हैं, ये तो उनकी एस्पिरेशन अगर है। पूरा हिंदू समाज इस एक नारे के नीचे इकट्ठा हो करके एक महसूस कर रहा है, एकता आई है कि हाँ मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, हम इनको निकाल देंगे, या ये यहाँ रहेंगे तो दोयम दर्जे के नागरिक बन के रहेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मंच सजाए जाते हैं जहाँ से इतने लाख मुसलमानों को इतने दिनों में मारना है, इसकी वो यतीन नरसिम्हानंद जैसे लोग आह्वान करते हैं, और ये सब नेशन स्टेट में हो रहा है और सब देख रहे हैं। तो ये एक नारा तो है जिसके तहत सब एक हो गए। नहीं शिवा जी, इसमें बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि इसमें जो एक लेफ्ट के लिए मैं कहूँगा, जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं, लेफ्ट लीडर्स हैं, उन्होंने जो एक बहुत बड़ा सिन कमिट किया है, मैं क्राइम ही नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सिन कमिट किया है, वो ये है कि उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को मान्यता दी, उसको रिकॉग्नाइज किया। उसका परिणाम ये हुआ कि वो जो इंडियन नेशनलिज्म है वो स्टूप डाउन करते करते हिंदुत्व से, सनातन से जुड़ते जुड़ते वो एंटी मुस्लिम डिस्कोर्स में बदल गया। अगर हम इंडियन नेशनलिज्म को मान्यता नहीं देते, अगर लेफ्ट इंडियन नेशनलिज्म को मान्यता नहीं देता, अपने फॉलोअर्स को, जनता को, मजदूर वर्ग को, मेहनतकश जनता को ये समझाता कि इंडियन नेशनलिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है, हम एक यूनियन है, अलग अलग धर्मों की, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोगों की, अलग अलग नेशनलिटीज़ की, अलग अलग कास्ट की, ट्राइब्स की, हम एक वॉलंटरी यूनियन है, और शुरू से इसके ऊपर काम करता एक मोनोलिथिक जो आइडेंटिटी है ये कि हम एक इंडियन नेशन है, इसको मान्यता नहीं देता, तो आज ये स्थिति नहीं बनती। देखिए आधिकारिक तौर पे तो हम यूनियन ऑफ स्टेट्स ही हैं। हम यूनियन ऑफ स्टेट्स से नहीं हैं। यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये बहुत सारी नेशनलिटीज़ का, कास्ट का, ट्राइब्स का, क्लैंस का, उन सब कम्युनिटीज़ का एक कोलाज है। यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है, वो सिर्फ यूनियन ऑफ नेशनलिटीज़ नहीं है। इसमें जितनी भी तरह की कम्युनिटीज़ हैं जो इनके स्ट्रक्चर से बाहर हैं वो भी सब शामिल हैं इसमें। तो लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि राइट ने तो इस तरह की एक मोनोलिथिक आइडेंटिटी देने के लिए इसको पूरा भरसक कोशिश की है कि हम एक नेशन है, हम हिंदू नेशन है, ये हिंदू राष्ट्र है। तो ये हिंदू राष्ट्र की बात उस भारतीय राष्ट्रवाद से आई है ना, उसी को उन्होंने नाम बदल दिया भारतीय राष्ट्रवाद का। सबसे पहला जो हमें चैलेंज करना था, जो चुनौती देनी थी, वो इस डिस्कोर्स को चुनौती देनी थी कि यहाँ भारतीय राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज़ नहीं, इंडियन नेशनलिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है, ना हो सकती। ये बहुत सारी नेशनलिटीज़ हैं, डजन्स नेशनलिटीज़ हैं, और जिस 47 का यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्वागत कर रही थी, लेफ्ट स्वागत कर रहा था, उस 47 को हमें असल में कर्स करना था। वो ट्रेजेडी का, काउंटर रिवोल्यूशन का चरम था, दुनिया के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वो। विभाजन जिसको इन्होंने मान्यता दी। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो नेशन स्टेट है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि मुस्लिम्स जो हैं वो एक नेशन है। तो यहाँ बिल्कुल इसको जो मैं कहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि जब आपने एक धर्म आधारित डिनोमिनेशन को वहाँ पर लेजिटिमेसी दे दी कि पाकिस्तान एक राष्ट्र है क्योंकि उसका धर्म के आधार पे वो, तो फिर आपको यहाँ तो लामोहल्ला हो ही गया, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली हिंदू राष्ट्र हो गया। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने क्राइम कमिट किया लेफ्ट ने, और मैं समझता हूँ इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो लेफ्ट जिम्मेदार। ये बताइए कितना खून खराबा और होता अगर ये लोग नहीं मानते। उस वक्त जितना एकदम पक गया था माहौल, और हिंदू मुसलमान इतना हो रहा था, भाई बंकिम चंद्र और उनके साथी और ये सारे लोग कब से चला रहे थे ये मुहिम कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। ठीक है, फिर उसमें मुसलमानों की भी, मुस्लिम लीग को भी शामिल कर लिया गया। अब आप कहते हैं कि भाई एक कट ऑफ तो हमें मिला कि चलो भाई अब रुक जाओ। ये भी बड़ी मज़ेदार बात है। भगत सिंह की फांसी के बाद पूरे देश में एक ऐसा माहौल था जिसमें लोग, खासतौर से युवा पीढ़ी, गांधी का साथ छोड़ गई थी और भगत सिंह की तरफ झुक रहे थे। जैसे जैसे उनको पता चला कि भगत सिंह मार्क्सिस्ट हैं और गांधी ने जो है उनको, उनकी फांसी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, तो युवा पीढ़ी बड़ी तेज़ी से भगत सिंह की तरफ मुड़ रही थी और उसकी विचारधारा की तरफ मुड़ रही थी। लेकिन 1942 में जो सीपीआई ने घात किया स्वतंत्रता आंदोलन से, उसका विरोध शुरू किया क्विट इंडिया मूवमेंट का, उससे गांधी के हाथ में लीडरशिप वापस चली गई।
उसका परिणाम हुआ 47 में जो हमारे सामने सब कुछ हुआ। अदरवाइज ये पूरा पूरा जो झुकाव है युवा पीढ़ी का, वो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ हो रहा था, कम्युनिस्ट आंदोलन की तरफ हो रहा था। तो यहाँ फिर से मैं वहीं आ जाता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी अगर किसी की है सबसे बड़ी 47 के पार्टीशन की, इन दंगों की, तो वो कम्युनिस्टों की है, जो उस समय बहुत बड़ी फोर्स थे। क्या उस समय वो उन दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे? किसी तरह का सेंसिबिलिटी? दंगा हो ही नहीं सकता था। दंगे तक तो बात क्यों, दंगे तक बात तब पहुंची जब 42 का बिट्रेयल हुआ। 42 का बिट्रेयल नहीं होता तो स्टोरी फिर दूसरी होती। नवल म्यूटिनी कामयाब हो गई होती 1946 में। 1946 में नवल म्यूटिनी, अगर आप उसका इतिहास पढ़ेंगे, वो बहुत ही जबरदस्त थी। सिर्फ नवल म्यूटिनी नहीं थी, उसके पक्ष में मजदूर सड़क पे आ गए थे, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक शुरू हो गई थी बॉम्बे में। तो एपिसोडिक रीजन से वो नवल म्यूटिनी फेल हुई, और अगर उसके पीछे ये मास फोर्स और होती तो नवल म्यूटिनी फेल नहीं हो सकती थी। बहरहाल, लेकिन जो असलियत है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस बना, और यूनाइटेड नेशंस ने फिर ये काम अपने ज़िम्मे लिया कि वो मान्यता देने लगा राष्ट्रों को टेरिटोरियल बेसिस पर, और टेरिटोरियल बेसिस पे उसने बहुत सारे राष्ट्रों को मान्यता दी। और वो अब बात के भी उदाहरण है उसमें। भारत को भी एक मान्यता मिल गई है, भारत एक राष्ट्र है। तो एक राष्ट्र के तौर पे जो हमारी जर्नी है, पॉलिटिकल यूनियन है। हाँ, पॉलिटिकल यूनियन है, राष्ट्र नहीं है। ओके ठीक है, मल्टीनेशनल यूनियन है। हाँ ठीक है। तो ये जो यूनियन है, भारत एक यूनियन है, तो ये अपनी ट्रेजेक्टरी में इस समय कहाँ खड़ा है? क्योंकि ये अपने अंदर भी खुद ही फाड़ पैदा कर रहा है। मेरी चिंता ये है कि, और मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ किसी एक आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी पर रुकेगा नहीं मामला, ठीक है। तो बहुत कुछ अभी बंटने के लिए बाकी है। अगर ऐसी ताकतों को इजाज़त मिल गई बांटते रहने की, तो वो और बांटेंगे और बांटेंगे, अमीबा की तरह ये होता जाएगा। तो आज हमारी ट्रेजेक्टरी एज अ नेशन कहाँ खड़ी है और हम कहाँ जा रहे हैं? जी, मैं फिर वही दोहराऊंगा कि नेशन हम हैं ही नहीं। हम इंडिया कोई नेशन नहीं है, ये एक मल्टीनेशनल यूनियन है। और इसका जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो 47 है। 47 में जिस किस्म का पार्टीशन हुआ, रिलीजन बेस्ड पार्टीशन हुआ, वो अपने आप में बिल्कुल अननेचुरल पार्टीशन है। और इस पार्टीशन को रिवर्स किए बिना, इसको उल्टे बिना, और ये मैं कोई किसी सपने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कोई किसी आदर्श की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक वास्तविकता है। ये जो सब कॉन्टिनेंट है ये बटा हुआ नहीं रह सकता। इसके अंदर एक देखिए, इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त एक जोग्राफिकल यूनिटी है कि आपके यहाँ से नदियाँ जो हैं पाकिस्तान की तरफ बह करके जाती हैं, आप उनका पानी रोक देंगे। ऊपर से चाइना की तरफ से घग्गर नदी का पानी आ रहा है, देखिए वो उधर से पानी को रोक देंगे या छोड़ देंगे, है ना, तो उससे फ्लड आ जाएगा, उससे ड्राउट हो जाएगा। पूरा एरिया जोग्राफिकली इस तरह से जुड़ा हुआ है, कल्चरली इस तरह से जुड़ा हुआ है। आज भी परिवार का एक हिस्सा पाकिस्तान में है, दूसरा बांग्लादेश में, तीसरा हिंदुस्तान में, ऐसी फैमिलीज हैं। तो कल्चरली इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। ये पीढ़ियां तो ख़त्म हो जाएंगी वक्त के साथ, और फिर वो पीढ़ियां यादों में रह जाएंगी। ये ख़त्म भी हो जाएं तो भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एंसेस्ट्री तो जुड़ी हुई है ना, वो जुड़े हुए हैं ना आपस में, आप जिद कर रहे हैं, कल्चरली जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा जोग्राफिकल इंटेग्रिटी है, इनकी इकोनॉमिक लाइफ एक है। जब तक ये एकजुट नहीं होता इलाका, ये इम्पलिस ताकतों का भी मुकाबला नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसके हुक्मरान तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये, क्योंकि भाई जो लोग बारी बारी से सदर और प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और राष्ट्रपति और ये सब बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं 3 यूनियंस में, तो ये उनके इंटरेस्ट में है कि ये अलग अलग बटे रहे। तो हम सबके पास मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और DM, CM, GM सब बनने का मौका है। तो ये तो प्रभावशाली वर्ग है, ये कैसे होने देगा? इन तीनों राष्ट्रों में जो कैपिटलिस्ट के गैंग्स रूल कर रहे हैं वो कभी इसको एक नहीं होना। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कैपिटलिस्ट बेसिस के ऊपर इसका रीयूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं है सब कॉन्टिनेंट का। ये सिर्फ एक ही तरह से पॉसिबल है, वो है नीचे से इनकलाब के जरिए। अरे कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, सिर्फ उसी आधार पे इतनी बड़ी बड़ी फौजें हैं दोनों तरफ। मतलब ये बड़ी अजीब बात है कि भारत में के अंदर भारत राज अपने नागरिकों को जितनों को मारता है उतना तो हमारा दुश्मन मुल्क भी नहीं मारता है। आपको पता है कि हमने रूस के अंदर जो है ज़ार की कितनी बड़ी फौज थी, पूरे यूरोप को भी वही फौज प्रोटेक्ट करती थी, तो उसका तख्ता उलट दिया था। तो ये तो जो इनकलाब है ना, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस चाहिए वो मौजूद होनी चाहिए, लीडरशिप मौजूद होनी चाहिए। तो इनकलाब को कोई नहीं रोक सकता, कितनी भी बड़ी फौजें हों।
फौजें भी इनकलाब में हिस्सा लेती हैं, उनके उनके हिस्से जो है बड़ी किताबी बातें कर रहे हैं आप। ये किताबी बातें ठीक है, आप कह सकती है कि पिछली सेंचुरी से पहले तक ये किताबी बातें थी, लेकिन अब तो दुनिया की इनकलाबों का इतिहास हमारे सामने है। और यहाँ ये जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया तो आप देखिए एकदम राइप है इनकलाब के लिए। अभी श्रीलंका में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, तो ये हमें बता रहा है ये तो विस्फोट हो रहे हैं हमारी आंखों के सामने, यूनिट्स के अंदर हो रहा है ना। निश्चित रूप से जब भी कोई विस्फोट शुरू होंगे वो कहीं ना कहीं एक जगह से शुरू होंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे। अभी ये जो विस्फोट हुए हैं ये बता रहे हैं कि पूरा जो बैलेंस था, यहाँ जो बैलेंस इन्होंने अचीव किया था पिछली सेंचुरी में, वो सारा वो खत्म हो चुका है, ये इम्बैलेंस हो चुका है सारा। और इसके जो रूलर्स हैं अब उनके वश में नहीं है इसको काबू में रखना। अभी ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को एड दे दी, कुछ कर दिया, उससे उसको जो है कुछ समय के लिए उन्होंने अभी पाकिस्तान में भी बहुत अपने नागरिकों के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं। कश्मीर में भी कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी कर रहे हैं। सारी आइडेंटिटीज वहाँ के, सिर्फ पंजाबी एक है, सिंधी पंजाबी शायद वही बचे हैं, बाकी सबके साथ बड़ा जुल्म है। वही क्यों कर रहे हैं? आपने श्रीलंका में देखा, आपने बर्मा में देखा, सब जगह भयंकर जुल्म हो रहा है। श्रीलंका क्या है, आप श्रीलंका को लीजिए, श्रीलंका भी एक तरह से आप श्रीलंका को भी एक नेशन स्टेट नहीं कह सकते, उसके अंदर भी दो नेशनलिटी हैं, इतना सब तो है, अब उसको रहने दीजिए। उसमें भी दो नेशनलिटी हैं। तमिलियंस जो हैं वहाँ अपना एक सेपरेट तमिल स्टेट मांग रहे हैं। हम उसका समर्थन नहीं करते, हम इस बात का समर्थन नहीं करते कि कश्मीर जो है वो अपने आप को इंडियन यूनियन से या पाकिस्तान से अलग कर ले और एक स्टेटलेट बना ले, उसका भाग्य जो है वो फ़िलिस्तीन जैसा हो जाएगा। हम उसका समर्थन नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका एक जो समाधान है, जो सोल्यूशन है, वो ये है कि ये पूरा इलाका एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशन के जरिए जो है इंटीग्रेट हो, एक इससे भी बड़ी यूनियन बने। जो कैपिटलिस्ट गैंग्स जिसको नहीं बनने दे रहे हैं, उसके रास्ते में वो बैरिकेडिंग की हुई है उन्होंने, तो ये एक बड़ी यूनियन बने और ये सारा इलाका एकजुट हो। पूरा साउथ एशिया जो है ये एक सोशलिस्ट यूनियन जो है इसके अंदर कायम हो। और ये हमारी एक विशफुल थिंकिंग नहीं है, बल्कि हिस्ट्री में आगे जो कोर्स है डेवलपमेंट का वो यही है, और बचा ही कुछ नहीं है। आज आप देखिए जो छोटे छोटे मुल्क है, बटे हुए मुल्क है, किस तरह से इम्पल्स पावर्स के सामने जो है ये दुम हिला रहे हैं। क्यों आप बहुत अफलातूनी बातें कर रहे हैं यहाँ, मुझे इसकी कोई संभावना तो छोड़िए, मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती इस तरह की। अब उससे ज़्यादा इजी ये नहीं है कि भारत के अंदर एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति और उसको फैलाया जाए और सबको एक किया जाए, और कुछ लोग जैसे अलग अलग अक़लियतें हैं वो सार्वजनिक तौर पे उस चीज़ को अपना लें, अपने अंदर अपनी पूजा पद्धति जारी रखें, जैसे रशिया में हुआ था, यूएसएसआर में हुआ था। तो उस तरह से भारत एक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हो जाए। देखिए यूएसएसआर में तो वही हुआ था जो मैं यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ तो नीचे सोशलिस्ट रिवोल्यूशन ने एकजुट किया था। तो यहाँ अगर हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हो सकता, अगर अखंड भारत का ये कामयाब हो सकता, तो पार्टीशन नहीं होता। अरे अब कर लें, ये इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। पार्टीशन हुआ, अब हम उस खित्ते को भूल जाते हैं। अब हमारे पास जो भारत का मैप है जिस पर हमारी लॉ एंड ऑर्डर, हमारी सेनाएं चलती हैं, उस पर बात कर रहे हैं कि उसको एकजुट रखने का, उसको शांतिपूर्ण रखने का, कि ये तरीका हो सकता है कि अक़लियतों को ये समझाया जाए कि सार्वजनिक तौर पे तुम सब एक हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हो, और अंदर अपने घर में बैठ के अपनी पूजा पद्धति करते रहो, हमसे मतलब नहीं है। अपनी जो भी भाषा बोलना बोलो, जो भी तुम्हारे परंपराएं हैं उनको निभाओ। बाहर निकल के सब हिंदी हिंदू हिंदुस्तान रहेगा, तो इससे तो कोई हल निकल सकता है ना। देखिए देश की एकता बनेगी। इससे भी जो हल निकल सकता है, जो बात आप कह रही हैं, उससे फिर ये यूनियन तो नहीं बनता है। और अगर ये यूनियन नहीं बनता है, जोग्राफिकली ये सारा डिवाइडेड रहता है, अगर 47 के पार्टीशन को हम मान्यता दे देते, उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो इनकी जो स्थिति है आज इन देशों की, तीनों की बात मैं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनकी जो स्थिति है ये ऐसी जो की त्यों बनी रहेगी। दुनिया के सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग, सबसे गरीब लोग, सबसे बीमार लोग, कमज़ोर लोग, वो इन इलाकों में, अंधविश्वासी लोग वो इन इलाकों में रहते हैं। वो उसका जो है ये केंद्र का ये जो साउथ एशिया है, तो ये कैसे जाएगा? ये तब जाए, इसका डेवलपमेंट ही एक तरीके से हो सकता है कि इसको वापस जो है यूनाइट किया जाए, और इसको तो तब अंधविश्वास चला जाएगा, तब भूखमरी गरीबी चली जाएगी। उसका ये देखिए, ये मैंने जैसा कहा कि ये सोशलिस्ट बेसिस पे एकजुट हो सकता है सोशलिस्ट रिवोल्यूशन के जरिए। तो सोशलिस्ट रिवोल्यूशन का तो मतलब ही ये है, जब तक ये अंधविश्वास और ये सब बना रहेगा,
तो वो एक सोशलिस्ट यूनियन बन ही नहीं सकती, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बन ही नहीं सकती। वो बनेगी तब जब इसके खिलाफ जंग होगी, लेकिन इसके खिलाफ जंग ये कैपिटलिस्ट के गैंग्स नहीं करेंगे, ये तो दुनिया को, इन देशों को इसी स्थिति में बना के रखेंगे, लोगों को इसी तरह से जाहिल बना के रखेंगे। ये सभी सरकारें, ये सिर्फ मैं मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, बांग्लादेश की सरकार भी, पाकिस्तान की सरकार भी, सबका जो तौर तरीका है वो एक ही है, लोगों को लड़ाएंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पे। पाकिस्तान में भी यही बात होगी, बांग्लादेश में भी यही बात होगी, हिंदुस्तान में भी यही बात होगी। ये जो मुकाबलेबाजी है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, ये सारी मुकाबलेबाजी ने एक अलग तरह का इकोनॉमी पैदा करी है। वो हमारे पॉपुलर कल्चर में भी सीप इन कर गई है। आप फिल्में देखिए, कितनी अजीब फिल्में बन रही हैं, बिल्कुल उनका कोई तर्क से लेना देना नहीं है। सिर्फ उसमें भारत की फिल्मों में पाकिस्तान विरोध डालो और हो गया। और फिल्में ही नहीं, आप देखिए जितने का एक राफेल खरीद रहा है हिंदुस्तान, उतने में एक हॉस्पिटल बन सकता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, एम्स जैसा हॉस्पिटल तैयार हो सकता है उसमें एक राफेल की कीमत में। वाकई। और इतने ये जो है वो खरीदे जा रहे हैं, युद्धपोत खरीदे जा रहे हैं, युद्धक विमान खरीदे जा रहे हैं, और इन सब का ये जो खर्च कर रहे हैं, ये तीनों देश जो पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये सारा पैसा, ये सारा वेस्टेज है और एक दूसरे के खिलाफ ही खर्च कर रहे हैं। भारत कहता है मुझे पाकिस्तान से खतरा है, पाकिस्तान कहता है मुझे हिंदुस्तान से खतरा है। एक दूसरे से लड़ने में खर्च कर रहे हैं उसको। ISI और रॉ एक दूसरे के यहाँ कार्रवाइयाँ करने में, आतंकी कार्रवाइयाँ करने में उस पर पैसा लगाते हैं, और बेइंतहा पैसा उसके ऊपर जो है सब खर्च होता है एक दूसरे को डिस्टर्ब करने में। तो ये जो पैसा है ये सारा वहाँ से बचा करके, अगर सोशलिस्ट यूनियन बनती है तो वहाँ से बचा करके ये सारा पैसा जो है ये शिक्षा में खर्च होगा, स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होगा, जन कल्याण की जो मद है उनके ऊपर खर्च होगा, और प्रोग्रेसिव विचार और उस पर साइंस पर खर्च होगा, तो वो खर्च होगा। अगर यहाँ ये रीयूनाइट होता है इलाका, तो यहाँ ये जो हिंदू मुस्लिम वाला क्वेश्चन है वैसे भी खत्म होगा। यहाँ माइनॉरिटी और मेजोरिटी में नहीं रह जाएंगे, वो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ वैसे भी ये हिंदू मुस्लिम वाला जो क्वेश्चन है ये खत्म होगा। यहाँ ये क्वेश्चन कभी था भी नहीं, ये प्रश्न कभी नहीं था। हमारी इतनी लिंचिंग्स होती हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, खड़े देखते रहते हैं, पुलिस साथ रहती है और कुछ नहीं होता है, और आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का सवाल है। वो जैसा मैंने कहा आपको कि ये जो पूरा मान्यता जो हमने दी है इसको, भारतीय राष्ट्रवाद को ना, तो ये उससे सारी की सारी समस्या जो है वो पैदा हो रही है। और जब तक इस तरह ये रहेगा तो इसी तरह जब आपने एक बार भारतीय राष्ट्रवाद को मान्यता दे दी, आपने कह दिया कि हाँ भारतीय राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज़ है, बस फिर इनके लिए तो एक ही काम रह गया ना कि उसको भगवा पोतना था, इनको उसका कलर चेंज करना था। भारतीय राष्ट्रवाद, उसकी बॉडी, उसका स्केलेटन तो तैयार था। अगर हम इसी को हिट करते, इसको हम नेगेट करते, हम कहते कोई भारतीय राष्ट्रवाद नहीं है, हम एक पॉलिटिकल यूनियन है, तो वो तभी हो सकता था जब यहाँ लेफ्ट इसके खिलाफ लड़ता। और सच बात तो ये, अगर लेफ्ट लड़ता तो 47 ही नहीं हो सकता। आम जनता को कितना इमोशनल बना दिया गया है राष्ट्रवाद के सवाल पर और हिंदू राष्ट्र के सवाल पर। पितृभूमि ये है, पुण्य भूमि ये है, तो और हमारा जो भगवान हैं उनकी टेरिटरी ये है, तो भगवानों की टेरिटरी भी तो यही वो कर दी गई है। भगवान कहाँ रहेंगे भारत के? जो हिंदू धर्म के भगवान हैं वो कहाँ रहेंगे अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा? आप बताइए। देखिए, आम जनता जो है वो दरअसल राजनीति में हिस्सा नहीं ले रही होती। वो तो जो प्रचार माध्यमों से इससे उससे सब इधर उधर से सुन रही होती है, उसके पास इतना वक्त भी नहीं होता, तो वो उसके अंदर कॉन्शियसली हिस्सा नहीं ले रही होती। यूपी में जो जगराते हो रहे हैं, जो कथाएं हो रही हैं, जहां गरीब जनता को रोज़ हर हफ्ते लंगर दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये देश जो है ये अब धार्मिक हुआ है, ये भगवानों का समय आया है तुम्हारे भगवानों के लिए। तो ये जो पूरा सब चल रहा है, ये मतलब जो आप बात कर रहे हैं वो तो हवाई बात है, लेकिन ये तो रियलिटी में हो रहा है। आप ये एक हिंदू राष्ट्र की जो स्थापना है वो तो हो रही है अब। जी, हिंदू राष्ट्र की जब आप बात कर रही हैं तो मैं एक बात इसमें आज भी कहना चाहता हूं आपको कि इसके अंदर जो आम साधारण जनता है वो हिंदू राष्ट्र के इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट जो है ये मुट्ठी भर लोग हैं जो इसको थोप रहे हैं, और इसको बाकायदा आप देखिए किस तरह के पुलिस का जो पूरा नेटवर्क है। मैं अभी देख रहा था कि वो लखनऊ के अंदर एक मीटिंग हो रही है टॉप ऑफिशियल्स की, और उसके अंदर हरे रामा हरे कृष्णा मिशन वाले मंजीरे बज रहे हैं उसके। तो ये पूरा जो स्टेट है
वो ये काम कर रहा है। और ये पूरा जो मैंने जैसा कहा कि हिंदुस्तान में पूंजीपतियों की सत्ता, पाकिस्तान में पूंजीपतियों की सत्ता और बांग्लादेश में पूंजीपतियों की सत्ता, ये कायम इस हिंदू मुस्लिम डिवाइड के ऊपर है, आज से नहीं 47 से। ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जियो पोलिटिकल डिवाइड भी है। ये राइवलरी पैदा करता है और उस राइवलरी के ऊपर जो है ये सत्ताएं जिंदा रहती हैं। और ये सिर्फ बीजेपी नहीं है, ये दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी सब इस राइवलरी के ऊपर काम करती हैं। सीधे सीधे अगर कोई पार्टी मुस्लिम्स के ऊपर हमला नहीं करती, पाकिस्तान के ऊपर करती है, बात एक ही है। वो जो जियो पोलिटिकल राइवलरी है और ये जो कम्युनल राइवलरी है, ये गुथ गई है आपस में, क्योंकि ये राइवलरी 47 के पार्टीशन में धसी हुई हैं दोनों। वो तो है। तो ये दोनों आपस में गुथ गई हैं। तो आप जब यहाँ जो उस तरह के फॉल्स नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को प्रोवोक करते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोवोक करते हैं, तो उसका भी जो टारगेट है वो ये होता है कि जो अलग अलग किस्म के तमाम लोग हैं उनको डायरेक्ट करना एक कम्युनिटी के खिलाफ, और उसका मकसद ये है कि उनको अपने पीछे बांधना, सत्ता के पीछे बांधना हो, कि किस तरह से मेजॉरिटी लोगों को जो है रिलीजन के नाम पे कैपिटलिस्ट की सत्ता के पीछे बांधा जा सकता है। एक यूथ जो भारत का है, अभी सीजेपी जैसी चीज़ हुई भारत में, वो हताश है। उसने तैयारी की, मेहनत की, उसके माँ बाप ने उसमें शामिल होकर के पैसे लगाए और नीट की पर्चा जो है वो लीक हो गया। और पिछले 100 से ज़्यादा पर्चे लीक हो चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा यूथ इस देश में, भारत में अगर सियासत चुनेगा, सियासत करेगा, तो वो क्या सियासत करेगा? पर्चा लीक ना हो इसकी सियासत करेगा, या कुछ और बड़ी बात कुछ कहने आएगा? तो सीजेपी आई तो उन्होंने तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। आप कैसे देखते हैं? यूथ के लिए बताइए, वो क्या करे इस दौर में? देखिए, पर्चा लीक होने का जो संबंध है और इससे जो अफेक्टेड सेक्शंस हैं वो तो बहुत छोटे से हैं, बहुत कम है। शिक्षा की पूरी व्यवस्था में और बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं जिनको एड्रेस ही नहीं किया जा रहा है। सीजेपी उन पे बात ही नहीं कर रही। जैसे शिक्षा का जो बड़ी तेज़ी से निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसमें कॉरपोरेट्स के हाथ में सब कुछ दिया जा रहा है और इतनी कॉस्टली एजुकेशन को करने जा रहे हैं कि जिसमें आम आदमी के सामने तो ये सवाल होगा कि वो रोटी खाए या बच्चे पढ़ाए, दोनों में से एक काम करे। और आज ये स्थिति बन रही है। बड़ी मुश्किल से जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल से माँ बाप जो हैं उनको फीस दे करके कोचिंग की, इसकी उसकी दिल्ली में रखते हैं, किसी तरह से कामयाब हो जाएं, और फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, फिर पता चलता है पेपर कैंसिल हो गया, फिर पता चलता है कि उनका जो है नंबर ही नहीं आया उसमें। अब पेपर लीक हो गया और वो साथ में पकड़ा भी गया, लीक पकड़ी गई तो वो बात खुल गई, नहीं तो हर बार ही पेपर लीक हो रहे हैं। और इतना भ्रष्टाचार जो है, करप्शन जो है, इतना व्यापक हो गया है कि हर आदमी अब ये समझने लगा, ये बात मीडिया ही कह रहा है कि लगभग तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, हर बार लीक हो रहे हैं। और एयरफोर्स को उस काम पे लगाया जा रहा है कि एक तरह से उस फेल्योर को एक्सेप्ट भी कर रही है गवर्नमेंट। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत छोटा सा सेक्शन है जो इससे पेपर लीक से प्रभावित हो रहा है। नीट में कुछ लाख बच्चे हैं, लेकिन इसके अलावा जो और बड़े सवाल हैं शिक्षा व्यवस्था में, वो भी उठाए जाने चाहिए, जिनको सीजेपी नहीं उठा रही है। क्योंकि ये जो मिडिल क्लास टेकीज़ हैं जो इसको लीड कर रहे हैं सीजेपी के मूवमेंट को, तो ये दरअसल उस व्यवस्था का समर्थन भी तो करते हैं ना, खुद भी उसके बेनिफिशियरी हैं ये, और ये उसी में तो घुसना चाहते हैं, उसी में घुसना चाहते हैं ये, तो ये उसके बेनिफिशियरी भी हैं। ये उसको कॉर्पोरेटाइजेशन को अपोज नहीं करते। ये कहते कॉर्पोरेटाइजेशन तो, लेकिन जो एग्जामिनेशन है वो ईमानदारी के साथ कंडक्ट किया जाए। तो ये तो बिल्कुल जो इनका मूवमेंट है, ये एक तरह से मैं कहूँगा कि एक फर्सिकल मूवमेंट है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो किसी तरह से सिस्टम को चैलेंज नहीं करता। और इसीलिए पुलिस बड़े मज़े से, सरकार बड़े मज़े से इनको जो है परमिट कर रही है, इनको परमिशन दे रही है, साथ में अपना चेहरा भी उजला कर रही है कि देखो हम डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को जो है आराम से होने दे रहे हैं। सबको सुहा रहा है ये वाला, सबको सुहा रहा है ये। तो इससे कुछ बदलाव की उम्मीद नहीं हो सकती। ये किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है, ये किसी को तकलीफ नहीं दे रहा। हाँ, यूथ भी तो कई तरह से क्लास और कास्ट और सब चीज़ों में बटा हुआ है। जी, वो बटा हुआ है। और ये वही मैं कह रहा हूँ, आप देखिए कितनी गहरी जड़ें हैं जो हम बात कर रहे थे अभी, ये जो इंडियन नेशनलिज्म है इसकी कितनी गहरी जड़ें हैं। अभी जब ये प्रोटेस्ट हुआ
तो इस प्रोटेस्ट में खास तौर से जो इन्होंने अपील निकाली उसमें कहा कि तिरंगे झंडे हाथ में लेके आओ। तो वो जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसको किस तरह से प्रॉप अप किया जाता हर तो प्रदर्शन फिर में। कौन सा झंडा लाएंगे अगर तिरंगा नहीं लाएंगे? मैं तो यहाँ झंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट के लिए परमिशन क्या और सेंस झंडे ऑफ की? यूनिटी भी तो चाहिए होती है ना उस प्रोटेस्ट को, तो वो तिरंगा ही तो होगा। तो वो यही मजे की बात है कि वो जो यूनिटी के लिए भी जो आधार ढूंढा जा रहा है तो वो इस भारतीय राष्ट्रवाद में ढूंढा जा रहा है। अभी हम यही बात कर रहे थे ओके कि वो इसमें ढूंढा जा रहा है, डाइवर्सिटी को खत्म करके उसको किसी तरह से यूनिटी में लाने की, वहां चैनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ओके तो ये जो इस तरह का मैन्युफैक्चर्ड नेशनलिज्म है, ये एक बहुत बड़ा खतरा पोज कर रहा है और मैंने उसकी तरफ इंगित किया है। मैंने आपको बताया कि बार बार जो ये इंडियन नेशनलिज्म है ये एक तरह का बड़ा खतरा खड़ा कर रहा है, हर मूवमेंट के लिए खड़ा कर रहा है, ये कह करके कि हम एक राष्ट्र हैं, हम एक नेशन हैं, ये कह करके वास्तव में वो स्केल्टन खड़ा किया जा रहा है जिसको बस अब भगवा पोतने की ज़रूरत रह गई है। मुझे ये लगता है कि समझ तो ये है कि जो हमारी टेरिटोरियल एग्जिस्टेंस है उसके अंदर जो गड़बड़ियां हैं हम उसको ठीक करना चाहते हैं। तो भारत एक देश है, भारत के अंदर जो अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है या बदहाली है, हम उसको ठीक करना चाहते हैं और हमारा जुरिस्डिक्शन उतने ही तक है। हम पाकिस्तान को थोड़ी ठीक करेंगे, हम बांग्लादेश और श्रीलंका को थोड़ी ठीक हमारा करेंगे। तो जुरिस्डिक्शन है, यहाँ जो रूलर्स हैं उनका जुरिस्डिक्शन यहाँ तक हो, लेकिन हमारा जुरिस्डिक्शन तो हम तो जनता है ना। हमारे लिए तो भारत भी वही है, नेपाल भी वही है, पाकिस्तान भी वही है, अमेरिका भी वही है। तो हम तो इस दुनिया की जनता हैं, हम तो मेहनत कश जनता हैं। तो जनता की यूनिटी की आप बात और करते हैं। उनके लिए ही हम बोल रहे हैं, उनकी तरफ से हम जो भी बात कर रहे हैं उनकी तरफ से कह रहे हैं। तो हम यहाँ हम नहीं कहते कि हम अगर भारत के पिंजरे में हैं, भारत के शासकों के पिंजरे में हैं तो हम जो है यहाँ इनके हो गए। तो हम कोई गुलाम नहीं है इनके, तो हम तो दुनिया के हैं। हमारे लिए सारी टेरिटरीज जो हैं ये हमारी टेरिटरीज हैं। भारत भी हमारा है, बांग्लादेश भी हमारा है, श्रीलंका भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है। तो हम तो, हमारी जो जुरिस्डिक्शन है, हमारी जो टेरिटरी है वो तो अनलिमिटेड है, वो पूरा ग्लोब है। इन्होंने आपस में टेरिटरी बांट रखी हैं जो गैंग्स हैं। तो कैपिटलिस्ट गैंग्स जो हैं, कैपिटलिस्ट गैंग्स जो हैं इन्होंने आपस में बांट रखा है। जो इलीट रूलर्स हैं दुनिया को तो इन्होंने विभाजित कर रखा है, ये उसके चौकीदार हैं। तो हम इस बात को पुरजोर तरीके से जो है वो कहना चाहते हैं कि ये जो यहाँ साउथ एशिया के अंदर फेक नेशनलिज्म है और ये जेन्युइन नेशनलिज्म के उलट जाता है। जो जेन्युइन नेशनलिटीज़ हैं उनको ये नेगेट करता है, उनको क्रश करता है, उनको सप्रेस करता है। तो जब आप कहते हैं, जब आप किसी को एंटी नेशनल कहते हैं इसलिए कि वो इंडियन नेशनलिज्म को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो दरअसल आप झूठ बोल रहे होते हैं। वो तो अपने आप में जो जेन्युइन नेशनलिटी है उनका समर्थन कर रहा है। आप उसको सेपरेटिस्ट कह रहे हैं, आप उसको अलगाववादी कह रहे हैं, तो वो तो उनकी एस्पिरेशंस के साथ खड़ा हुआ है, जेन्युइन एस्पिरेशंस के साथ। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, ये नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ ये अपने आप में पूरी तरह से एक झूठा कॉन्सेप्ट है, फॉल्स कॉन्सेप्ट है और इससे लेफ्ट को निपटना होगा। और लेफ्ट के जो ये मैं कहूँगा थ्योरिस्ट नहीं बल्कि इनको कथाकार कहूँगा, लेफ्ट के जो कथाकार हैं इनसे हमें निपटना होगा। आपको पता है, आप वैसे ही लेफ्ट जो है वो एक पराया टर्म हो चुका है। किसी को गाली देनी होती है तो उसको कम्युनिस्ट कहा जाता है। तो आप उस लेफ्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी, उस गरीब बेचारे से लेफ्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं, तो बहुत नाइंसाफ़ी है। शिवा, ये बड़ा हिस्टोरिक बिट्रेयल है, इसको मान्यता देना भारतीय राष्ट्रवाद को, ये लेफ्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा बिट्रेयल है। ये उस बिट्रेयल से जो इन्होंने 42 में किया था उससे छोटा बिट्रेयल नहीं है। अच्छा बताइए, लेफ्ट नहीं है, मान लीजिए लेफ्ट नहीं करेगा या नहीं कर रहा है या नहीं है, तो भी तो चीज़ें ठीक होनी चाहिए। कोई और रास्ता है? रास्ता यही है कि सबसे पहले तो हम चीज़ों को समझें और उनको समझाएं, अपने फॉलोअर्स को गुमराह ना करें, उनको हम साफ बताएं कि भारतीय राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, राइट विंगर्स हमें कहेंगे कि ये एंटी नेशनल हैं, ये देशद्रोही हैं, है ना। तो कहेंगे राजनीति में जब आप क्रांतिकारी राजनीति कर रहे हैं तो उसमें
डर और झिझक जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसमें साफ गोई होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। और अगर हम इस स्पष्टता के साथ काम करेंगे, अगर लेफ्ट इस साफगोई के साथ काम करेगा, सच को सच कहने की हिम्मत करेगा, और इसके लिए अनुसंधान भी चाहिए। इन लोगों ने समझा भी नहीं ना इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने डर के नहीं कहा, इन्होंने नेशनल क्वेश्चन को साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में समझा भी नहीं। ये यूरोप के सपनों में खोए रहे। इनकी जो सबसे बड़ी गलती है शिवा जी, मैं इसको गलती कहूँगा, मैं इसको इनके पार्ट पे कोई बेईमानी नहीं कह रहा हूँ, इनकी सबसे बड़ी गलती है कि इन्होंने यूरोप के अंदर जो नेशनलिटीज़ का उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका जो बनतर था, तो इन्होंने एक तरह से उसको इम्पोर्ट करने की कोशिश की, और यहाँ जो नेशनलिटीज़ का अपना कैनवस था उसको ये नहीं समझ पाए, और इसलिए इन्होंने, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इनके जो धुरंधर लीडर्स हैं उन्होंने भी भारतीय राष्ट्रवाद को मान्यता दे दी। उन्होंने कहा भाई इसका हिंदू बेसिस नहीं हो सकता है, इसका रिलीजियस बेसिस नहीं हो सकता, यहाँ तक तो इन्होंने एग्री किया। लेकिन इंडियन नेशनलिज्म जैसी कोई चीज़ है, इंडियन नेशनलिटी जैसी कोई चीज़ है, उसको कभी इन्होंने चैलेंज नहीं किया। आज भी जब हम फॉर्म भरते हैं कहीं, पूछते हैं कि नेशनलिटी, तो उसमें आपको भरना होता है इंडियन नेशनलिटी। इन्होंने कभी ये सवाल नहीं खड़ा किया कि इंडियन नेशनलिटी क्या है। जो युवा पीढ़ियाँ हैं उनको समझाना चाहिए, तो उनसे इनको कम से कम ये सवाल तो खड़ा करते हैं कि इंडियन नेशनलिटी क्या है। इतना काफ़ी नहीं कि है भारत की जो धरती है, हम उसमें पैदा हुए, हम उसके नागरिक हैं, हम इंडियन नेशनल हैं। तो भारत तो ये पूरा है ना, जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये भारत है ना। हम भारतवर्ष, मैं राइट विंगर्स के शब्दों में कहता हूँ कि भारतवर्ष किसको कहते हैं, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट है, वो अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया। बल्कि इसका जो बड़ा हिस्सा है वो तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। दोनों तरफ के राइट विंगर्स, चाहे वो अफगानिस्तान के हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, श्रीलंका के हों और भारत के, वो सब आपसे नाराज़ हो जाने वाले हैं इस एपिसोड को देख के। लेकिन दर्शकों, राजेश त्यागी साहब जो बात कर रहे हैं उसको आप सोचना चाहें सोचें। हमारे लिए नेशनलिटी का सवाल मैं इस नज़रिए से पूछ रही थी कि क्या ये नेशनलिटी का सवाल और नेशन स्टेट क्या ये कुछ ख़ास आइडेंटिटीज़ को अवेलेबल है, या जितने लोग यहाँ पैदा हुए और पीढ़ियों से रह रहे हैं, या ये उन सब का देश है, उन सब का राष्ट्र है। राजेश जी ने इस बात को बड़े फलक पे समझाया है कि ये एक आर्टिफिशियल नेशनलिटी आप लोग मत बनाइए, ये एक बहुत बड़ी नेशनलिटी जिसको हम अखंड भारत, अनडिवाइडेड इंडिया कहते हैं, ये उसकी बात है। जब तक उसकी बात नहीं की जाएगी, हम इस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिसको हम आज इंडिया कहते हैं, उसकी बात अधूरी रह जाएगी। ऐसा ही है जी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शिवा।